यस, चलिए सेटल डाउन फास्ट। सेटल डाउन फास्ट। ऑलरेडी चलो बच्चों, बंद करिए। यस, चलिए सामने देखिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो लिखे हुए हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम। तो इसमें वी नीड टू लर्न देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। अब उसको अलग अलग वैल्यूज पे निकाला जाता है, तो एक होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस।
यानी जब हमें किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी होती है तो आज नेशनल इनकम निकालने के दो तरीके होते हैं। लेट से कोई फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बनने का दाम 10,000 रुपए, लेकिन मैं आज उसको बेचता हूं तो लेट से बेचने का दाम 15,000 रुपए। तो आज ऐसा भी हो सकता है कोई कंट्री होगी जो अपनी नेशनल इनकम जब बताती है तो वो 15,000 के बेसिस पे बताती है, पर कोई दूसरी कंट्री होगी जो अपनी इनकम बताती है तो वो 10,000 के बेसिस पे बताती है। यानी एट कॉस्ट एंड एट मार्केट दो अलग अलग चीजें हो सकती है। दो तरीके से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। तो जब हम 15,000 के बेसिस पे बात करते हैं तो आमतौर पे हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं। जब हम 10,000 पे बात करते हैं तो हम आमतौर पे बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो इसीलिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस होता है। फिर उसी में एक एलिमेंट होता है डेप्रिसिएशन एलिमेंट, जब उसको हम लेस करते हैं तो वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब उसी को कॉस्ट पे निकाले तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही सारी चीजें जीडीपी लेवल पे भी निकाली जाती है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उसी को जब फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाए तो वी हैव एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। तो आमतौर पे क्या नेशनल इनकम पर्सनल इनकम एक ही होता है या अलग होता है? अलग होता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझेंगे। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमको सीखना है। तो वन और टू एग्जांपल से ये पूरी डेफिनेशन जो है वो हमारी एक तरीके से आज की क्लास में ही खत्म हो जाएंगी, जिनसे हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू एंटर। एक बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया कि क्या चीजें नेशनल इनकम में आती हैं, क्या नहीं आती, क्या चीजों को कंसिडर करना जरूरी है, क्या चीजें इग्नोर कर दी जाती है, लाइक गुड प्रोडक्शन एंड बैड प्रोडक्शन, अनडिस्क्लोज्ड प्रोडक्शन। किस तरीके से एक कंट्री जहां 100% प्रोडक्शन बताया जाता है और एक कंट्री जहां प्रोडक्शन होता है लेकिन बताया दूसरी चीज जाता है, तो कैसे नेशनल इनकम डिफर्स कर जाते हैं कंट्री टू कंट्री। कोई कॉस्ट प्राइस पे बताता, कोई मार्केट प्राइस पे बताता, कोई क्वांटिटेटिव नेशनल इनकम बता दे तो कोई मॉनेटरी नेशनल इनकम बता दे। करेक्ट। तो इसलिए उन सब से बचने के लिए हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि नेशनल इनकम कोई भी कंट्री का क्या है, तो वो एक मनी वैल्यू होता था ऑफ ऑल द फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये एक बेसिक बात हमने हमारी प्रीवियस क्लास में सीखी थी। तो यहां पे ब्रॉडली दो टर्म्स हैं, यानी एक आपको देखने को मिलता है जीएनपी और एक देखने को मिलता है जीडीपी। अब ये जो दो टर्मिनोलॉजी है जीएनपी और जीडीपी, आज यानी जीएनपी टॉक्स ऑफ नेशनैलिटी, जीडीपी टॉक्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी जब भी जीडीपी की बात होती है तो मैं इंडिया के नक्शे की बात कर रहा हूं कि आज इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या सामान बनाया जा रहा, क्या गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे या क्या सर्विसेज रेंडर की जा रही। तो जब इंडिया के अंदर क्या काम हो रहा, चाहे वो काम करने वाला कोई इंडियन हो चाहे कोई फॉरेनर हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। वी आर टॉकिंग ऑफ जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक मींस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी जब भी जीडीपी वर्ड है तो इंडिया का नक्शा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी काम इंडिया के नक्शे के अंदर बैठ के बनाया जा रहा, जो चीजें ठोकी पीटी जा रही, जो भी चीजें इंडिया के अंदर हो रहा, वो सब इंडिया की जीडीपी का हिस्सा। करेक्ट। तो चाहे वो ठोक पिटाई करने वाला चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई चार्ल्स ही हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन नेशनैलिटी एक ब्रॉडर टर्म है, नेशनैलिटी इज वाइडर देन जीडीपी। करेक्ट। क्योंकि जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो हम इंडिया की नहीं, हम इंडियंस की बात करते हैं कि आज इंडियंस पूरे वर्ल्ड में कितने का काम कर रहे हैं। एक जानना चाहता हूं कि इंडिया में कितनी टीवी बनी और एक जानना चाहता हूं इंडियंस ने कितनी टीवी बनाई। तो वो इंडियंस हो सकता है अमेरिका में बैठ के भी टीवी बना रहे होंगे, तो वो जुड़ेगा अमेरिका की जीडीपी में लेकिन जुड़ेगा हमारे जीएनपी में। Correct. So that is a basic distinction between gross national product and gross domestic product. National product talks of nationality and domestic product talks of domestic territory. तो ये एक basic distinction है between these three. अब इसी को हमें दो एंगल से देखना है, एक है मार्केट प्राइस पे और एक है एक फैक्टर कॉस्ट पे। तो आमतौर पे बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट जितने में खरीदा बेचा जा रहा वही उसका मार्केट प्राइस है। तो आमतौर पे आप याद करिए, अगर हम लिखते हैं नेशनल इनकम क्या है और लिखते हैं इट्स अ मनी वैल्यू, व्हाट यू आर राइटिंग इज नेशनल इनकम इज अ मनी वैल्यू, तो देखा जाए तो आज वो 10,000 भी तो मनी वैल्यू था और 15,000 भी मनी वैल्यू है। वो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 10,000 वो भी उसकी मनी वैल्यू है और 15,000 में जो बेचा जा रहा है वो भी उसकी मनी वैल्यू है। तो देखा जाए तो दोनों तो मनी वैल्यू है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पूछ रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और आप बोल रहे हो मनी वैल्यू।
तो आज चेक करने वाला कंफ्यूज है कि मनी वैल्यू में आप किसकी बात कर रहे हो, आप 10,000 की बात कर रहे हो कि 15,000 की बात कर रहे हो। तो इसलिए आज वो एक कॉमन डेफिनेशन थी, बट जब स्पेसिफिकली हमें डेफिनेशंस पे आना पड़ेगा तो क्या क्या चीजें हमें उसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो उसमें शुरू करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस से, क्योंकि ये सबसे ब्रॉडर मेजर है, सबसे लार्जर मेजर है, तो इसी से शुरू करते हैं व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जब भी हम बात करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस की, जीएनपी दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे। तो अभी हम ब्रॉडर मेजर की बात कर रहे हैं, वो है मार्केट प्राइस पे। तो आज जीएनपी एट मार्केट प्राइस को डिफाइन करना हो तो अ प्रॉपर डेफिनेशन कैन बी इट इज द मार्केट वैल्यू। ये क्या है? एक मार्केट वैल्यू है। तो जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज। So it's a market value of all final economic goods or services produced within the domestic territory। बात मत करिएगा। तो जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू of all the final economic goods or services produced within the domestic territory, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये दो वैल्यूज पे निकाला जाता है, एक ग्रॉस एक नेट, तो इसलिए अभी हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, इसलिए ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स यानी इंडियंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक टाइम फ्रेम हमने सेट कर दिया, वो है अकाउंटिंग ईयर। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या? इट इज द मार्केट वैल्यू of all final economic goods or services produced within the domestic territory, gross of depreciation by normal residents during an accounting year। लेकिन इससे सिर्फ क्या मिला? इससे तो हमें सिर्फ वो चीजें मिली जो इंडियंस इंडिया में बैठ के बना रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जीएनपी में तो जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो भी आएगा। तो इसलिए एंड इंक्लूड्स net factor income from abroad, and it includes net factor income from abroad। यानी अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो अब देखिए आप जो लिखते हैं, पहला आपने शुरू किया डेफिनेशन जीएनपी मनी वैल्यू, तो पहले ही आपको बता दिया अगर आपने मनी वैल्यू लिखा तो आज कोई प्रोडक्ट बनता है तो 10,000 की कॉस्ट है और 15,000 में बेचा जा रहा है, तो 10,000 भी उसकी मनी वैल्यू है और 15,000 भी मनी वैल्यू है। तो इसलिए अगर आप लिखते हैं मार्केट, जब डेफिनेशन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है बताइए, और उसमें आप लिखते हैं इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, तो कहीं ना कहीं आप डिफीट कर रहे हैं अपने आंसर को, क्योंकि आप चेक करने वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप 10,000 की बात कर रहे हैं कि आप 15,000 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब जीएनपी एट मार्केट प्राइस डिफाइन करना हो तो आपको शुरू करना पड़ेगा इट इज अ मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे। तो इट इज द मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू क्या? जितने में वो प्रोडक्ट एक तरीके से मार्केट में बेचा जा रहा है, तो इट इज द मार्केट वैल्यू। लेकिन किस चीज का? ऑफ ऑल फाइनल, यानी जीएनपी में जब भी हम लेते हैं किन चीजों की बात करते हैं? हमेशा फाइनल गुड्स की बात करते हैं। यानी आज गुड्स के स्टेजेस है, स्टेजेस क्या है? गुड्स का रॉ मटेरियल भी होता है, गुड्स इंटरमीडिएट भी होता है और गुड्स फाइनल भी होता है। तो उसमें हमें जीएनपी में जब भी हम बात करते हैं तो किन गुड्स की मार्केट वैल्यू लेना है? केवल जो फाइनल गुड्स है उन्हीं गुड्स की मार्केट वैल्यू लेना है, यानी ना रॉ मटेरियल की वैल्यू लेना ना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू लेना, क्योंकि अगर आपने उसको अपनी जीएनपी में जोड़ना चालू कर दिया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं?
आप 50,000 का टायर भी जोड़ रहे हैं और आप 6 लाख की कार भी जोड़ रहे हैं और इफेक्टिवली अपनी इनकम 6.5 लाख बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 50,000 की आप डबल काउंटिंग कर रहे हैं। आप कोई चीज का रॉ मटेरियल भी जोड़ रहे हैं और आप उसको फिनिश गुड्स में भी जोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप जो कंट्री की इनकम बता रहे हैं वो एक इन्फ्लेटेड इनकम बता रहे हैं। तो इसलिए आज फॉर इंस्टेंस जैसे ब्रेड का पैकेट, तो ब्रेड का पैकेट जो है वो ब्रेड का प्रोसेस क्या, देयर इज अ व्हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड, देन देयर इज अ फ्लोर ट्रांसफर टू द फ्लोर मिल एंड फ्रॉम द फ्लोर द एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड इज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप व्हीट को भी जोड़ना चालू कर दो, आप फ्लोर मिल के प्राइस को भी जोड़ना चालू कर दो और आप ब्रेड के प्राइस को भी जोड़ना चालू कर दो, तो आप तो तीनों चीजों को जोड़ रहे हो। इफेक्टिवली आप जो कर रहे हैं वो एक डबल काउंटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे, डबल ट्रिपल चौपल काउंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो नहीं निकाली जा सकती। इसलिए केवल किन गुड्स की वैल्यू को जोड़ना, केवल उन्हीं गुड्स की वैल्यू को जोड़ना है जो फाइनल है। अब आपने लिखते वक्त देखिए एक भी वर्ड अगर मिस किया तो किस तरीके से नंबर मिस हो रहा है। आप लिखते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, तो आज कंट्री में टायर भी बन रहा है, आज कंट्री में कार भी बन रही है, आप बोल रहे हैं वेल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स यानी टायर्स एंड कार्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। आप 6.5 लाख की बात कर रहे हैं जबकि नेशनल इनकम 6 लाख में निकाला जाता। तो इसलिए इट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस चीज का, केवल फाइनल वाला। लेकिन फाइनल में कौन सा, इकोनॉमिक वाला गुड्स। आज दो तरीके की एक्टिविटी होती है, आज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। अब अगर आपने दोनों एक्टिविटी का जोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड्स, तो अगर आपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आप पैसे के लिए नहीं करते, लेकिन अगर उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू निकाले, याद करिए कार धोने वाला एग्जांपल, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो आपका लेजर टाइम था, खाली बैठे थे इसलिए आपने वो काम कर लिया, तो उसकी वैल्यू निकाल के कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मनी। तो इसलिए नेशनल इनकम में केवल वही एक्टिविटीज आएंगी जो आप पैसे के लिए, लाइवलीहुड मोटिव के लिए करते हैं। कोई भी काम जो अदर देन लाइवलीहुड मोटिव के लिए किया गया, लाइक हॉबी के फुलफिलमेंट के लिए किया गया, शौक के लिए किया गया, टाइम के ऐसी खाली टाइम था उस समय कोई काम कर दिया गया, चैरिटेबल कोई काम कर दिया गया, जस्ट आउट ऑफ कंसर्न ऑफ योर फैमिली बीइंग, लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स योर फैमिली, ये जितने भी काम आप कर रहे हैं ये सब क्या है, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्राइटेरिया है। तो ये कभी भी उस कंट्री की नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर कोई भी चीज को नेशनल इनकम में आना है तो पहली बात तो वो फाइनल गुड्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, और फाइनल में भी कैसे वाले गुड्स होना चाहिए, जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज होने वाले गुड्स को भी फाइनल गुड्स या नेशनल इनकम की कैटेगरी में नहीं लाना है। तो यानी इट इज अ मार्केट वैल्यू किस चीज का, ऑफ ऑल द फाइनल। अब आप देखिए एक भी वर्ड अगर मिस करते हैं तो किस तरीके से आपकी डेफिनेशन का जो चार्म है वो चार्म आप खत्म कर रहे हैं। आप मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू लिखते हैं, खत्म आपका डेफिनेशन। बाकी पूरी चीजें आपने भले ही सेम लिख दी लेकिन स्टिल यू विल गेट 0 नंबर, क्योंकि यू हैव कंफ्यूज्ड वेदर यू आर टॉकिंग ऑफ 10,000 और यू आर टॉकिंग ऑफ 15,000। अगर आपने लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो भी खत्म, क्योंकि यू आर कंफ्यूज्ड वेदर यू आर टॉकिंग ऑफ एमआरएफ टायर्स और यू आर टॉकिंग ऑफ मारुति कार और यू आर टॉकिंग ऑफ बोथ। तो इसलिए इट इज टू बी ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज which are economic in nature, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब पहले हम ये तो जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम जो होगा इंडिया का वो इंडिया के नक्शे के अंदर रह के होगा, जो इंडिया के बाहर होता है वो भी काम होते हैं, लेकिन पहले इंडिया में कितना काम हो रहा है वो तो पता कर लें। लेकिन हमें यहाँ पे नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब इंडिया में मिस्टर एक्स भी बैठ के कुछ सामान बना रहा है, लेकिन एक चार्ल्स भी है जो ठोका पीटी करके कुछ सामान बना रहा है। तो अब जो चार्ल्स आके यहाँ काम कर रहा है, हम जब जीएनपी की बात करते हैं तो उसको तो लेना नहीं है। तो इसलिए प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय कौन है, बाय नॉर्मल रेसिडेंट है। यानी अब सोचिए आपने क्या लिखा, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप तो चार्ल्स को भी शामिल कर लिया अपनी डेफिनेशन में, चार्ल्स को डेफिनेशन में शामिल कर दिया, अगेन 0 नंबर आप तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब आज जीएनपी जब हमें निकालना है या जीएनपी को डिफाइन करना है तो जीएनपी एक्चुअली है क्या, जीएनपी का लॉजिक बड़ा साफ है कि इंडियंस ने कितने का सामान बनाया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, वो हमें देखना है। तो इसलिए आज जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल economic goods or services gross of depreciation which are produced within the domestic territory by नॉर्मल रेसिडेंट। तो बाय विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब आपने इंडिया की बात कर ली, लेकिन वो इंडिया में कौन बनाने रहे, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, यानी जो इंडिया में रेसिडेंट्स है, मतलब मोस्टली मान के चलो जो इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रह के बना रहे। तो आज आप और हम क्या है, आप और हम एक नॉर्मल रेसिडेंट है, तो हम बैठ के इंडिया में जो भी काम करेंगे वो सब क्या आएगा, वो इंडिया की नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा। पर वो कब बनेगा, जब हम वो काम कैसा कर रहे हैं, इकोनॉमिक नेचर का कर रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर जो भी फीस चार्ज हो रही है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो
इंडिया की नेशनल इनकम में चार्ज होगा। लेकिन यही चीज मैं आज अगर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाऊं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में काम तो सेम कर रहा हूं, काम सेम कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस, तो वो चीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर में आ गया, उसका मैं अज्यूम्ड डीम्ड फीस निकाल के अपनी इनकम में जोड़ के कंट्री की नेशनल इनकम नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। अब वो जमाना खत्म, पहले सिर्फ गुड्स की बात होती थी, लेकिन आज की तारीख में पता है कि सर्विसेज ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आज सर्विसेज जो रेंडर की जा रही कंट्री में, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज जितने लोग प्रोफेशनल है, मान लीजिए अगर खाली इतना ही निकाला जाए कि कंट्री में कितने का सामान बन रहा, कितने के गुड्स बन रहे, तो ऐसा देखा जाएगा कि जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट है वो तो सब फालतू हो गए, वो कुछ काम नहीं कर रहे कंट्री में, ऐसा साबित हो जाएगा। क्योंकि उनसे पूछा जाएगा तुम क्या काम बना रहे हो, तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, हम बोल रहे हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आज कंट्री में चार्टेड अकाउंटेंट जितना भी कमाते हैं, आज कंट्री में डॉक्टर्स जितना भी कमाते हैं, आज कंट्री में इंजीनियर्स भी जो कमाते हैं, आज कंट्री में आर्किटेक्ट जो कमाते हैं, आज कंट्री में इंटीरियर्स जो कमाते हैं, आज ये जितने भी प्रोफेशनल, आज कंट्री में हीरो हीरोइन एक्टर्स एक्ट्रेस के क्रिकेटर्स, ये जो भी कमा रहे, ये सब तो सर्विसेज है। और आपने उसको छोड़ दिया एक कंट्री की इनकम निकालने के लिए। तो सोचिए, आज आप एक मेजर पोर्शन को इग्नोर कर रहे हैं और मान रहे कंट्री कुछ कमाता ही नहीं है। आप खाली पूछते हैं कंट्री में टीवी कितना बना, फ्रिज कितना बना, आप ये तो पूछ ही नहीं रहे कंट्री में चार्टेड अकाउंटेंट कितने बने। तो इसलिए अब केवल गुड्स का काम नहीं आएगा, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आएंगी। एक जमाना था जहां कंट्रियां, वर्ल्ड जो है सिर्फ गुड्स की बात करता था, बट आज की तारीख में गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल एट पार चलते हैं, और इसीलिए एक्ट भी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। वरना केवल गुड्स को ही टैक्स लगाने के एक्ट थे कंट्री में, सर्विस टैक्स नाम का कोई एक्ट ही नहीं होता था कंट्री में। तो अब उसको एट पार लाने के लिए यह काम किया गया। तो इसलिए इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों बोल रहे हैं? ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन बोलने के पीछे कारण है क्योंकि अभी हम एक और नेट फिगर भी देखेंगे, यानी यही चीजें नेट में भी निकाली जाती है। एक होता है ग्रॉस में प्रोडक्ट को निकालना, एक होता है नेट में प्रोडक्ट को निकालना। जैसे आप इनकम टैक्स में जब देखते हैं तो इनकम टैक्स में पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकाला जाता है, फिर नेट टोटल इनकम निकाला जाता है, करेक्ट? यानी नेट के लिए ग्रॉस का निकालना जरूरी होता है। तो अभी एक बार हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, हम माइन्यूट लेवल पे बात नहीं कर रहे, इसलिए एक बार ग्रॉस इंडिया की कमाई कितनी है वो जानना चाहते हैं। तो ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, अब सोचिए आपने ये लाइन नहीं लिखी, आप ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे, अगेन आप चेकर को कंफ्यूज कर रहे, भैया क्या बात कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन को जोड़ के बात कर रहे हो कि डेप्रिसिएशन को हटा के बात कर रहे हो? तो वही चीज आपके दिमाग में है, वही चीज एग्जामिनर के चेकर के दिमाग में भी डालना है, तो इसलिए इट शुड बी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वंस अगेन इट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्यों टाइम पीरियड तय करना वो हमने देख लिया, क्योंकि आज मेरे लिए ये डेटा बिल्कुल फालतू का है कि जहां मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि 1947 से लेके अभी तक इंडिया में कितनी टीवी बनी, 1947 से लेके अभी तक इंडिया में कितने मोबाइल फोन बने, 1947 से लेके अभी तक इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट कितना बना, ये एक तरीके का इररेलेवेंट और रिलक्टेंट डेटा है। इसका मैं कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे ये मेरे डिसीजन के लिए कभी भी काम नहीं आ सकता। अगर मुझे ये देखना है अभी क्या चल रहा है कंट्री में, अभी क्या काम हो रहा है कंट्री में, तो एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है। इसलिए हर फील्ड में, हर एरिया में एक साल को एक अच्छा खासा समय दिया गया। आज सोचिए आप स्कूल में भी इतने सालों से पढ़ते आए हैं, लेकिन एक क्लास से दूसरी क्लास एक साल के बाद ही जाते हैं ना, करेक्ट? यानी वो साल का एक टाइम फ्रेम माना गया है हर फील्ड में कि एक साल एक सफिशिएंट टाइम है। अकाउंट्स भी बनाते तो एक साल का बनाते, 4 साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक साथ तो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उससे क्या समझ में आएगा कि किस साल आपका बिजनेस अच्छा और किस साल बिजनेस खराब। तो इसलिए आमतौर पे जो टाइम पीरियड आमतौर पे डिसाइड किया जाता है वो एक साल का डिसाइड किया जाता है। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो आमतौर पर इंडिया में मोस्टली वो फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो अप्रैल से लेके मार्च तक हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग इंडिया में बैठ के क्या क्या काम कर रहे थे, मतलब इंडिया में फालतू का काम ज्यादा हो रहा था कि काम का काम ज्यादा हो रहा था, यह हमको पता करना है। क्योंकि उससे पता चलेगा पूरे वर्ल्ड में 200-250 कंट्रियों में इंडिया कहां पे खड़ा है, ताकि वो जो WTO की मीटिंग हो वहां हम बोल सके कि भैया आज दुनिया में जितनी भी टीवी बनी 80% टीवी तो हम लोग बनाते हैं, तो इसका मतलब आज हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी बात को साबित कर सकते हैं। तो वो तब हो पाएगा जब हम ये डेटा को कलेक्ट कर पाए। तो वंस अगेन ये क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इतना में अब आप ये जो लिख रहे हैं,
इसमें आप वर्डिंग्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन पहले लिखें, बाय विद प्रोड्यूस्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर वो बाद में लिखे, वो परमिसिबल है। लेकिन इसमें आई हर एक बात आनी चाहिए। अगर एक भी वर्ड आपने मिस आउट कर दिया तो सोचिए अपने आप में आपका डेफिनेशन से आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ही खत्म कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू की जगह कुछ और यूज कर दिया, आपकी डेफिनेशन खत्म। फाइनल की जगह केवल गुड्स और सर्विस लिख दिया तो भी आपकी डेफिनेशन खत्म। इकोनॉमिक नहीं लिखा तो आप दोनों की बात कर रहे हो, शायद इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब आप बच्चे को पढ़ाना है यहाँ पे और घर में सब एक ही बात है। होटल में खाना बनाना, घर में खाना बनाना आपके लिए सब एक ही बात है, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए फाइनल इकोनॉमिक गुड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी हम सिर्फ अभी इंडिया के नक्शे के अंदर की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे हैं इसलिए इट हैज टू बी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। और कौन बना रहा है, अगर ये भी नहीं लिखा नॉर्मल रेसिडेंट तो मतलब चार्ल्स भी शामिल हो गया, अगेन आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन इससे हमें क्या मिला, इससे तो हमें सिर्फ ये पता चला कि इंडियंस इंडिया में बैठ के कितने का सामान बना रहे हैं। लेकिन जीएनपी में मैं सिर्फ ये थोड़ी जानना चाहता हूं कि इंडियंस इंडिया के अंदर बैठ के कितने का सामान बना रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं इंडियंस कितने का सामान बना रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में इससे मुझे पता चल गया इंडियंस इंडिया में कितना बना रहे हैं। उसमें अब मैं एक चीज को ऐड कर दूंगा, दैट इज इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आज जो भी फैक्टर इनकम्स हैं जो इंडियंस जो बाहर कमा रहे हैं, जैसे आज किसी की बाहर प्रॉपर्टी है तो उसको किराया मिल रहा होगा तो वो भी उसकी कमाई है। आज किसी का बाहर बिजनेस है, वो बिजनेस से कमा रहा होगा तो आज वो भी उसकी कमाई है। आज किसी ने बाहर पैसा लगाया होगा तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, आज वो भी उसकी कमाई है। इसका मतलब आज कोई बाहर जॉब कर रहा होगा तो उसको सैलरी मिल रही होगी, वो भी उसकी कमाई है। मतलब इंडियंस वो भी तो कमाई रहे हैं तो आज वो भी इंडियंस की कमाई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं भैया इंडियंस की कमाई कितनी है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की टोटल इनकम में इंडियंस कितना कमाते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैंने जीएनपी के कांसेप्ट को लाया। तो इसलिए इट विल ऑलवेज इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इसमें जो हम इंडियंस की बाहर की इनकम कमा रहे हैं उसको हम नेट पे लेते हैं, यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी लेट्स से आज इंडियंस जो अमेरिका जाके कमा रहे होंगे तो वो यानी इंडियंस की इनकम हो गई। ठीक उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कुछ अमेरिकन इंडिया में कमा रहे होंगे तो हम यानी इस पे हम ये देखना चाहते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा। हम अमेरिका में जाके नौकरी करके खुश हो रहे लेकिन पता चला उससे ज्यादा नौकरी अमेरिका वाले यहाँ आके करके हमसे पैसा लेके जा रहे, तो कोई मतलब तो हो नहीं रहा। वो तो उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, हम खुश हो रहे हैं कि हम भी वहां जाके कमा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब हम कंट्री वाइज हमारा क्या बेनिफिट है वो देखते हैं तो हम नेट लेवल पे देखते हैं कि आज इंडियंस अमेरिका से जो बिजनेस कर रहे हैं उससे फायदे में है कि नुकसान में है, आज इंडियन जापान से जो बिजनेस कर रहे हैं उससे फायदे में है कि नुकसान में है। तो इंडिया वाला जापान में जाके जो कमाया और जापान वाला इंडिया में जो आके कमाया, डिफरेंस दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जापान। जो इंडिया वाला अमेरिका में जाके कमाया और अमेरिका वाला इंडिया में आके कमाया, डिफरेंस दैट इज द नेट इनकम फ्रॉम अमेरिका। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। माइनस है इसका मतलब अमेरिकन इंडियन से ज्यादा कमा रहे हैं, इंडियंस अमेरिका से कम कमा रहे हैं, तो हो सकता है उस कंट्री के साथ हमें वो चीज बदलने का सोचना पड़ेगा। तो जहां का भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, जितना हम कमा रहे हैं उससे कम उनको दे रहे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में रिसीट्स माइनस पेमेंट, कि हमें उस कंट्री से कितना मिल रहा और हम उस कंट्री को कितना दे रहे। जब इस चीजों को हर कंट्री वाइज हम जोड़ना चालू कर दे तो वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो इंडियंस में जो चीज बन रही है, इंडियंस की जो इनकम है उसमें जब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया जाता है तो व्हाट वी गेट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो ये सबसे बड़ा मेजर है, सबसे लार्जेस्ट मेजर है, यानी जब भी जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो दिस विल बी द लार्जेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो कोई भी कंट्री अगर अपना नेशनल इनकम बताए और वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में बताए तो ये सबसे लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द मेजर्स, ऑल द वैल्यूज जो हम डिस्कस करते हैं, करेक्ट। लेकिन हमने पूरे हद तक कोशिश की कि भैया डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को हम लेते थे, हम इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं लेते थे, हम टायर को एक्सक्लूड करते थे, हम कार को शामिल करते थे, करेक्ट। यानी इस तरीके से हमने क्या किया, हमने डबल काउंटिंग को अवॉइड करने की कोशिश की। लेकिन डबल काउंटिंग तो अभी भी हो रही है। अब सवाल यह है, हमने कोशिश बहुत की डबल काउंटिंग को रोकने की, लेकिन डबल काउंटिंग तो अभी भी की जा रही है। वो डबल काउंटिंग अभी किस चीज की हो रही है, वो डबल काउंटिंग हो रही है एसेट्स की। यानी आज सोचिए, आज जो भी प्रोडक्ट बन रहा है एक्स वाई जेड पूरे कंट्री में कहीं भी रह के बन रहा है, आज वो किसी ना किसी का तो एसेट का इस्तेमाल करके बन रहा है। यानी कोई ना कोई तो मशीन इस्तेमाल हो रही वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। तो इसका मतलब आज जब आप कोई प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकालते हैं,
हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस? आज प्रोडक्ट आप कितने में बेचोगे? कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसका मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकाला कैसे जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, दिस इज मटेरियल कॉस्ट, दिस इज लेबर कॉस्ट, दिस इज अदर ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, फिर उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, तब जाके आपका प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट आता है। तो आज जो कॉस्टिंग जोड़ते हैं, तो आज उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने जो मशीन का इस्तेमाल किया, आज वो मशीन का डेप्रिसिएशन एलिमेंट भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो आज मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन एलिमेंट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा और फिर प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस निकाली, तो आपने नेशनल इनकम में प्रोडक्ट कितना मार्केट प्राइस है वो जोड़ा, और मशीन वाला जिसने मशीन बेचा था उसने भी तो मशीन बेचा, मतलब मशीन बनाया होगा तब बेचा। तो आज मशीन का प्रोड्यूसर ने भी तो मशीन को नेशनल इनकम में जोड़ा होगा। तो आज मशीन बेचने वाला भी बोलता है मैंने कंट्री में मशीन बेची, वो नेशनल इनकम में जोड़ा। उस मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट वो भी है, वो बोलता है मैंने प्रोडक्ट बनाया और बेचा, और वो भी नेशनल इनकम में जुड़ा। तो आज देखा जाए तो एक तरीके से डबल काउंटिंग किसकी हो रही? डबल काउंटिंग हो रही है आज उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन एलिमेंट है, क्योंकि हम एक साल की बात कर रहे हैं, पूरा मशीन डबल काउंटिंग नहीं हो रहा। लेट से आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी है, तो 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल आपकी लाइफ है उस मशीन की, तो आप 1 लाख ऑन एन एवरेज हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उस मशीन का। तो जब 1 लाख आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे, तो आप ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रोडक्ट बना रहे उसमें 1 लाख का कॉस्ट आप प्रोडक्ट में शामिल कर रहे, यानी आप जो प्रोडक्ट जिस भी दाम पे बेच रहे, कहीं ना कहीं उसका मशीन का 1 लाख उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में घुसा हुआ है। तो आज वो 1 लाख मशीन के 10 लाख में भी शामिल है, और आज वो 1 लाख प्रोडक्ट के कॉस्ट में भी शामिल है। तो वो 1 लाख के एक्सटेंट पे तो डबल काउंटिंग आज भी हो रही, हर प्रोडक्ट पे हो रही। तो आज ग्रॉस लेवल पे तो इनकम निकालने की कोशिश की गई बाय जीएनपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया आखिर नेट अगर डबल काउंटिंग और अवॉइड की जाए तो नेट हम कितना कमा रहे? तो जब इसी ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाए तो व्हाट वी गेट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। What is NNP at market price? So it is a market value of all final economic goods or services produced within the domestic territory of a country, net of depreciation by normal residents during an accounting year. And तो यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में फर्क किस चीज का है? उसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस और नेट का है। यानी यहां पे ग्रॉस की बात करते हैं, जब इसी को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दे तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है एनएनपी एट मार्केट प्राइस की। तो दो डेफिनेशन आपकी एक ही चीज से तैयार हो गई कि व्हाट इज मेंट बाय जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज मेंट बाय एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज आल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज net of depreciation produced within the domestic territory of a country by normal residents during an accounting year and includes नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दोनों डेफिनेशन में केवल और केवल एक ही वर्ड का फर्क है, एक जगह ग्रॉस है तो दूसरी जगह नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यानी अगर आप एक साल डबल काउंटिंग पूरी मशीन की नहीं हो रही, याद रखिए, इसलिए हम मशीन की कॉस्ट को नहीं हटा रहे, हम सिर्फ क्या हटा रहे? उसका डेप्रिसिएशन एलिमेंट, क्योंकि डबल काउंटिंग सिर्फ उस डेप्रिसिएशन के एस्पेक्ट की हो रही। 1 लाख की डबल काउंटिंग हो रही थी, 10 लाख की डबल काउंटिंग नहीं हो रही थी। आज वो 1 लाख मशीन के सेल प्राइस में भी शामिल था, और वही 1 लाख उस मशीन से जो प्रोडक्ट बना उस साल के प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी शामिल था। इसलिए जो मशीन की डबल काउंटिंग हुई डेप्रिसिएशन की, केवल हम उसको हटा के देखना चाहते हैं नेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, नेट कंट्री कितना कमा रही है, नेट इंडियंस कितना कमा रहे हैं। दैट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब अगर मेरे को 10 साल फॉर एग्जांपल पूरे 10 साल की ही इंडिया की कमाई देखनी है कि 10 साल में इंडिया कितना कमाया, तो मैं सिंपल कर सकता हूं, वो मशीन को हटा ही दूं, यानी वो सीधा मशीन को ही हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा नेट नेशनल इनकम, यानी फिर मशीन की कॉस्ट को ही हटा दो। पर वो कब? जब पूरे 10 साल की इनकम देख रहे हो। लेकिन मैं तो हर साल की इनकम निकालता हूं, इट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच अकाउंटिंग ईयर। इसलिए मशीन की यानी एसेट की कॉस्ट नहीं हटती, एसेट का सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाया जाता, क्योंकि डबल काउंटिंग हमेशा डेप्रिसिएशन की होती, एसेट की वैल्यू की नहीं होती। इसलिए जब वही चीज ग्रॉस पे देखा जाए तो वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है, उसी चीज को जब नेट पे देखा जाए वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बनता है। कोई डाउट? कोई डाउट? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब आप समझ गए, इसमें एक भी वर्ड अगर आपने मिस किया, अगेन आई रिपीट, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन पहले लिखें, बाय नॉर्मल रेसिडेंट बाद में लिखें, वो चल सकता, लेकिन एक भी वर्ड अगर आपने मिस किया तो आपका पूरा डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगा और वो किसी और चीज की डेफिनेशन बन सकती है।
अगर आपने ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो कंफ्यूज्ड है, आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस डिफाइन कर रहे हो कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस बता रहे हो, क्योंकि दोनों में फर्क ग्रॉस और नेट का ही है। तो इसलिए एवरी वर्ड, आपने रेसिडेंट वर्ड भूल गए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, आप इंडिया की बात कर रहे हो कि आप इंडियंस की बात कर रहे हो। तो इसलिए अभी हम जीएनपी की बात करें तो हमें इंडियंस बताना पड़ेगा कि हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे। इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही छोड़ दिया, तो इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड छोड़ दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब आप सिर्फ इंडियंस जो है इंडिया में रह के क्या बना रहे वो बता रहे हो, जबकि जीएनपी में तो बाहर भी जो कमा रहे हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो दो डेफिनेशन हो गई, दैट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। करेक्ट। अब जरा सोचिए, हमें जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनाना हो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब आपको अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन देनी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इंडिया में कितने का सामान बन रहा है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, बाय इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं, तो जब इसी डेफिनेशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को गायब कर दो और नॉर्मल रेसिडेंट को गायब कर दो, व्हाट यू गेट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस डिफाइन करना हो तो व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज produced within the domestic territory gross of depreciation during an accounting year। अब उसमें आपने लिख दिया बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तो फिर खत्म कर दिया आपने अपने आप को, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब है इंडिया में कितने का सामान बन रहा। अब चाहे वो सामान इंडियन बनाए कि चार्ल्स बनाए, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। और उसमें जोड़ दिया इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फिर तो आप इंडियंस की बात करने लग गए। फिर टेरिटरी क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप इंडिया के बाहर जा रहे हो। इंडिया के बाहर जाना ही नहीं है जीडीपी में। जीडीपी में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं इंडिया के नक्शे के अंदर कितने का सामान बना, गुड्स प्रोड्यूस हुए और सर्विस रेंडर की, चाहे वो प्रोड्यूस करने वाला कोई भी हो, चाहे वो सर्विस देने वाला कोई भी हो। तो वंस अगेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नो डाउट। जब इसी को एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो ग्रॉस की जगह बदल जाएगा नेट। तो व्हाट इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस? इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसलिए जीडीपी एक स्मॉलर मेजर है, जीएनपी एक लार्जर मेजर है, क्योंकि जीडीपी में आप इंडिया की बात करते हैं, जीएनपी में आप वर्ल्ड की बात करते हैं। जीडीपी में आप इंडिया में रहने वाले जो भी हो वो क्या आप गुड्स बना रहे हैं उनकी बात करते हैं। जीएनपी में आप इंडियन, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे चाइना में रहे, चाहे जापान में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे सिंगापुर में रहे, आप उनकी बात करते हैं। यानी इंडियंस और इंडिया फर्क होता है। तो इसलिए जीएनपी एक लार्जर मेजर है, जीडीपी एक लोअर मेजर है। जीडीपी कंट्री की बात करता, जीएनपी नेशनैलिटी की बात करता, जीडीपी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता, जीएनपी पूरे उन नेशंस के लोगों की बात करता, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी फैले हुए हो। करेक्ट। एक ग्रॉस लेवल पे निकाला जाता, एक नेट लेवल पे निकाला जाता। ग्रॉस लेवल पे डेप्रिसिएशन शामिल रहता, नेट लेवल पे उसी को डेप्रिसिएशन को आप हटा दिया करते। करेक्ट। तो चार डेफिनेशंस हमने देख ली एक तरीके से। वी हैव गॉन थ्रू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, वी हैव गॉन थ्रू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, वी हैव गॉन थ्रू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वी हैव आल्सो गॉन थ्रू एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस पे कोई भी चीज को निकालना है तो वो चारों हमने देख लिया। एक बार चारों डेफिनेशन बोलिए। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्लस
net factor income from abroad. NNP at market price is a market value of all final economic goods or services net of depreciation produced within the domestic territory by normal residents during an accounting year and includes net factor income from abroad. GDP at market price is a market value of all final economic goods or services gross of depreciation produced within the domestic territory of a country during an accounting year. NDP at market price is the market value of all final economic goods or services net of depreciation produced within the domestic territory of a country during an accounting year. आज इसी का इक्वेशन अगर आपको बनाना रहे तो आज फॉर एग्जांपल सपोज यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ जीएनपी एट मार्केट प्राइस. आज जीएनपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको दिया है तो आज बताइए क्या उससे एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकाला जा सकता है? हाउ यू कैन कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. करेक्ट. तो यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो सिंपली जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो यू विल गेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस. तो यानी क्या ये याद करने की जरूरत है क्या हमको? तो जीएनपी अगर कोई भी एक चीज दो चीज दी है तो हम उससे तीसरी चीज निकाल सकते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी आ सकता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, बताइए जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है. करेक्ट. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है और आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़े. करेक्ट. तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो व्हाट यू गेट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस. ठीक उसी प्रकार से आज जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है और अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, आज बताइए जीएनपी और जीडीपी में बेसिक फर्क क्या चीज का था? बेसिक फर्क जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का था वही फर्क था. यानी आज जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं बोल सकता हूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जब उसी में मैं इंडियंस को हटा देता हूं यानी बाहर वाले इंडियंस को हटा देता हूं और ऑब्वियसली वो जो चार्ज वाला है वो सब मतलब नेट फिगर में आ जाता है. नेट फैक्टर इनकम जब ये फॉर्मूले की बात होती है तो उसमें जो चार्ज वाला है वो नेट फैक्टर से एडजस्ट करके बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में आपको ऐसा अलग से हिंट कर देगा तो वो समझ में आ जाएगा. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जब भी बात होती है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी अब इसी में या तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया तो उससे जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी निकल सकता. कैसे निकल सकता? उसी जीडीपी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो तो यू विल गेट द जीएनपी एट मार्केट प्राइस. करेक्ट. अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको पता है तो इसी से एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं. What is NDP at market price? तो GDP at market price minus depreciation जब आप करेंगे तो you will get NDP at market price. या इसी चीज को आप NNP at market price से भी निकाल सकते हैं. How you can calculate it from NNP at market price और NNP at market price उसमें net factor income from abroad को हटा दो तो भी आपको NDP at market price मिल सकता. दो चीज का निकालने का तरीका फॉर्मूला अलग अलग लेकिन आंसर एक ही. तो आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना तो आप जीडीपी से भी निकाल सकते हैं, आप एनएनपी से भी निकाल सकते हैं. और जब एनएनपी है तो इसी को आप और बढ़ा सकते हैं. एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम. मतलब हजारों फॉर्मूला बना सकता है इससे. तो मैं इसमें कोई रोक टोक है क्या? इफ आई नो द कंसेप्ट. तो इसका मतलब आज एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है. क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको एनएफआई दिया है. तो क्या उससे आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकते? तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना तो उसके कई सारे फॉर्मूलेज डिराइव हो सकते हैं आपस में. तो लॉजिक शुड प्रिवेल. तो याद करने से कुछ नहीं होगा. अगर आप इन फॉर्मूले को याद करेंगे तो गलती करेंगे. करेक्ट. तो आज एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो सबसे सिंपल मतलब होता है एनडीपी का जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. अगर जीडीपी दिया इंफॉर्मेशन तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. जीडीपी की इंफॉर्मेशन नहीं है, नेशनलिटी की इंफॉर्मेशन है तो नेशनलिटी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाइए, यू विल गेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस. अगर नेट नेशनलिटी नहीं दिया है, ग्रॉस नेशनलिटी दिया है तो उसमें को पहले उसको नेट करो. ग्रॉस को नेट करने का तरीका है डेप्रिसिएशन हटाओ. तो जीएनपी से मैं डेप्रिसिएशन हटाएंगे. जैसे ही जीएनपी से डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो व्हाट यू विल गेट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस और उसमें वापस से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाओ, यू आर गोइंग टू गेट द सेम फिगर. यानी कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. करेक्ट. और ये दिया होगा तो उसी से जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी निकल सकता.
यानी अगर आपको क्वेश्चन में एनडीपी दिया हुआ है और जीएनपी निकालना है तो इस तरीके से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये 4 तरीके की डेफिनेशन हो गई, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन 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 चीजें सिर्फ मार्केट प्राइस पे नहीं होती, चीजें फैक्टर कॉस्ट पे भी होती है। यानी आज फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे भी कंट्रियों को अपनी इनकम पता होना चाहिए। याद करिए, अगर वरना प्रोडक्ट मैं सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे निकालता रहूंगा तो कहीं ऐसा हो जाए कि वो प्रोडक्ट बिके ही ना। प्रोड्यूस तो हो गया पर वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो मैं तो अपनी इनकम में जोड़ बैठा हूं। वेयर इज द प्रूडेंशियल कंसेप्ट देन? कि आप अब कंट्री की इनकम मान चुके लेकिन वो प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया, ऐसा मोबाइल फोन बन गया जो नोकिया हो गया। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब वो प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। आप अपनी कंट्री की इनकम मान के चल रहे हो लेकिन रियलिटी में कंट्री की कोई इनकम है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब यहां पे हमें एक दूसरे टर्म को भी समझना पड़ेगा, विच इज फैक्टर कॉस्ट। यानी जब यही इनकम कॉस्ट के बेसिस पे बताया जाता है तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो फैक्टर कॉस्ट जानने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी होनी चाहिए, हाँ या ना? तो जरा बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर कॉस्ट जानने से पहले हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो आज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? ब्रॉडली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने गए हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो आज ये 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आज ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट इनकम आर दे जनरेटिंग? So this will give you an income of rent, wages या salary. This will give you interest and this will give you profit. तो आज अल्टीमेटली ये वो फैक्टर्स हैं जो कंट्री में कमा रहे हैं। आज कंट्री में रेंट की कमाई हो रही, आज कंट्री में इंटरेस्ट की कमाई हो रही, आज कंट्री में लोग काम करके सैलरी कमा रहे और आज कंट्री में लोग बिजनेस करके प्रॉफिट भी कमा रहे। ये वो फैक्टर्स हैं जो वो इनकम को जनरेट करके दे रहे। यानी कोई भी गुड्स बन रहा तो उन गुड्स में यही कॉस्ट एक तरीके से शामिल हो रही। तो जब आप प्रोडक्ट को उसकी मार्केट प्राइस पे ना लाके उनकी कॉस्ट के बेसिस पे देखें, तब वो आपको एक नेशनल इनकम का दूसरा एंगल देता है कि अल्टीमेटली इन लोगों के पास कितनी कमाई है। याद करिए, जब हमने मनी सप्लाई पढ़ा तो मनी सप्लाई ऐसे तो ज्यादा होता है लेकिन हम मनी सप्लाई की काउंटिंग में सिर्फ कौन से मनी सप्लाई को लेते हैं? उन्हीं मनी सप्लाई को विच इज अवेलेबल विद पब्लिक। आज पैसों में कुछ पैसा इन फैक्टर्स के पास है पर कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास भी है। आज मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो आज मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आप जितने में बेचना चाहते हो वो तो है ही, लेकिन आज उसमें टैक्स एलिमेंट भी शामिल है। किस तरीके का टैक्स एलिमेंट शामिल है? आज आप कोई भी प्रोडक्ट कंट्री में बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उस पर आज जीएसटी लग जाए। तो जीएसटी वुड बी लेविड ऑलमोस्ट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो जब जीएसटी लगेगा तो आप आज कोई भी प्रोडक्ट लेट से 10,000 में बेच रहे हो तो 10,000 तो आपका प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आप 10,000 में नहीं बेच सकते क्योंकि कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको उस पर जीएसटी लेना पड़ेगा। तो वही 10,000 पे मान लो सिंप्लिसिटी 10% रेट, ऐसे रेट नहीं है 10% का, लेकिन समझने के लिए लीजिए कि अगर 10% जीएसटी का रेट है तो 10,000 की चीज पे गवर्नमेंट ने बोला आप 10% जीएसटी लीजिए। तो अब आपसे तो कितना मांगा गया कि 10,000 पे 1,000 रुपए और लो, तो आप वो प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में दे रहे हो? 11,000। अब यानी 11,000 क्या है? उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है, लेकिन वो 11,000 में 1,000 रुपए क्या किसी व्यक्ति के पास गया? क्या वो 1,000 रुपए तो गवर्नमेंट के झोले में गया। तो जो 1,000 रुपए गवर्नमेंट के झोले में गया, क्या आज वो कंट्री की इनकम है? क्या गवर्नमेंट के पास जो पैसा है क्या वो कंट्री की इनकम है? द आंसर इज नो। मनी सप्लाई में आज कई पैसे बैंकों के पास पड़े हैं, तो क्या उसको सप्लाई ऑफ मनी में काउंट कर लेंगे क्या हम? मनी सप्लाई में क्या लेता है? सप्लाई ऑफ मनी मींस मनी अवेलेबल विद पब्लिक।
तो आज ठीक उसी प्रकार से जब हम यहां नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो जो पैसा आज गवर्नमेंट के पास है, क्या वो गवर्नमेंट की इनकम, क्या वो नेशनल इनकम है, क्या वो इंडिया की इनकम है? आज हम कमाते हैं, उसी कमाई पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम हमारी कमाई भी ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट जो टैक्स लिया उसकी कमाई भी ले लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं वही चीजें डबल कर रहे हैं। तो आज गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तब हम वो पूरे पैसों की बात करते हैं, लेकिन जब हम केवल फैक्टर्स के पास कितना पैसा है उनकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। करेक्ट? तो यानी आई थिंक फैक्टर कॉस्ट समझेंगे तो आइदर विल कंटिन्यू, फिर ब्रेक लेट होगा, या विल हैव अ ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू। ब्रेक तो चलो, विल हैव अ ब्रेक, जल्दी आइएगा, विल कंटिन्यू। निकालिएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, पेज नंबर 5 पे। बिफोर एंटरिंग इनटू फैक्टर कॉस्ट, एक बार जो देखा उसको पक्का कर लेते हैं, ताकि जो पढ़ा वो सही सही पढ़ा हमने। तो पहला था जीएनपी एट मार्केट प्राइस, हमने शुरू किया था क्योंकि दिस वाज द लार्जर मेजर। तो देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू, यानी क्योंकि हम मार्केट पे डिफाइन कर रहे हैं, इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन within the domestic territory by normal residents during an accounting year, including net factor income from abroad। यानी अब आप अपने आप समझ सकते हैं, इसमें एक भी वर्ड आप मिस नहीं कर सकते, वर्ड आगे पीछे जरूर कर सकते हैं बट मिस नहीं कर सकते। जहां आपने कोई वर्ड मिस किया आपके नंबर मिस हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल आएगा, डिफाइन जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही हुआ तो जब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि समझिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 10 नंबर का सवाल है जिसमें 5 नंबर का तो प्रैक्टिकल रहना ही है, बट बचा हुआ 5 नंबर है उसमें कोई थ्योरी पूछेगा। अब वो थ्योरी पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है, वो या तो दो डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा डिफाइन जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डिफाइन जीएनपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो वहां पे वी शुड बी इन अ पोजीशन टू गिव द कंप्लीट डेफिनेशन। तो इसलिए एक फॉर्मूला बन गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है? इट इज नथिंग बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, क्योंकि बुक में पहले जीडीपी समझाया फिर जीएनपी समझाया, हमने उल्टा समझा। तो इसलिए हमने फॉर्मूला देखा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज जीएनपी माइनस एनएफआईए, वही तो मतलब हुआ इसका। एनएफआईए क्या था? तो एनएफआईए इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्री सिटीजन and companies earn abroad and aggregate amount that foreign citizens and overseas companies earn in that country। तो इंडिया और अमेरिका का एनएफआईए क्या है? इंडियंस जो अमेरिका में जो कमाते हैं और अमेरिकन जो इंडिया में कमाते हैं, उसका नेट रिसीट माइनस पेमेंट। तो रिसीट माइनस पेमेंट, दिस विल गिव मी एनएफआईए। अब ये प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, जरूरी नहीं है हमेशा हर कंट्री के साथ हम वहां जितना कमा रहे हैं उससे कम उनको दे रहे होंगे। कभी ऐसा हो सकता है किसी कंट्री को हम दे ज्यादा रहे ले कम रहे, किसी कंट्री को ले कम रहे दे ज्यादा रहे। इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, यानी एनएफआईए का ओवरऑल फिगर अगर पॉजिटिव है तो जीएनपी विल बी लार्जर देन जीडीपी। इफ एनएफआईए नेगेटिव है तो जीएनपी में बी लेस देन जीडीपी। मतलब जरूरी नहीं हमेशा जीएनपी जीडीपी से ज्यादा ही हो, आमतौर पे ज्यादा होता है, बट अगर वो कम है तो इसका मतलब ये साइन है कि आप जितना काम कर रहे हो, इंडिया इज अनेबल टू रिटेन गुड टैलेंट्स। इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर जीएनपी जीडीपी से कम है तो इसका दूसरा मतलब ये हो रहा है आपको जितना फायदा नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखते, तो शायद कुछ पैसा आपके पास बच जाता। द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज दैट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोनों में बीच का फर्क हमें समझ में आ गया, केवल एनएफआईए का फर्क है।
The two concepts GDP and GNP differ in their treatment of international transaction. और दोनों में फर्क इसी चीज का है, केवल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का. The term national refers to normal residents of country who may be within or outside the domestic territory of a country and is broader concept compared to domestic. Example, अब देखिए सिर्फ बता रहे क्या चीज जीएनपी में आती है, क्या चीज जीडीपी में आती है. तो जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज. तो जो इंडियन कंपनी जो बाहर कमाती है तो वो इंडिया की जीएनपी में आएगा, लेकिन वो इंडिया में तो नहीं बना प्रोडक्ट, तो इसलिए वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगा, बट जीएनपी में जरूर आएगा. एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, पिचाई, तो वो पिचाई को जो मिलेगा वो जीएनपी में आएगा पर जीडीपी में नहीं आएगा. वर्किंग ओवरसीज, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस. वो फैक्टर्स, वो चीजें जीडीपी में कभी हिस्सा नहीं बनेंगी, लेकिन वो जीएनपी का हिस्सा रहेंगी. इन अदर वर्ड्स, जीडीपी एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉन फैक्टर. ठीक उसी का उल्टा, कुछ चीजें जो जीडीपी में आती लेकिन जीएनपी में नहीं आती. Conversely, GDP includes earnings from current production in India that accrue to foreign residents or foreign owned firms. Foreign residents या foreign owned firms मतलब जो बाहर के लोग भी यहाँ के काम करेंगे वो इंडिया की जीडीपी में आएगा, बट वो जीएनपी में नहीं आता. जीएनपी excludes those items. Example, profit earned in India by X company, a foreign owned firm मतलब बाहर की कंपनी है X, would be included in GDP. वो इंडिया की जीडीपी में जुड़ेगा, बट जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जीएनपी में जब हम एनएफआईए लेते हैं तो एनएफआईए में उस कंट्री को हमने कितना दिया और उससे कितना दिया वो तो डिफरेंस ले लेते ना, तो उसने जो यहाँ के काम किया वो तो माइनस हो गया, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया एनएफआईए में. इसलिए जीडीपी और जीएनपी का फर्क क्या हो गया, वही एनएफआईए हो गया. सिमिलरली, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय कंपनी वाई एन इंडियन कंपनी इन यूके वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी बट इंक्लूडेड इन जीएनपी. ये एक बेसिक फर्क हो गया, दैट इज अबाउट जीएनपी एट मार्केट प्राइस. फिर उसी प्रकार से देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं वैसा ही पढ़ते हैं. एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेक्स्ट पेज में. एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है? तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज अ मेजर ऑफ, देखो मार्केट वैल्यू, कहीं भी मनी वैल्यू नहीं बोला क्योंकि डेफिनेशन मार्केट प्राइस की है. तो इट इज अ मार्केट वैल्यू of all final economic goods services produced by normal residents within domestic territory of a country, including net factor income from abroad during an accounting year, excluding depreciation. मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो देखिए वर्डिंग्स ऊपर नीचे हो गई, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं ऊपर जोड़ दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीजें आ गई जो आनी चाहिए थी. फर्क क्या रहा है एनडी जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में? केवल नेट ऑफ डेप्रिसिएशन का. वैसे ही फॉर्मूला भी दे दिया, बताओ ये फॉर्मूला याद करना है क्या? एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज जीएनपी एट मार्केट माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी में एनएफआईए जोड़ दो तो भी वही आएगा, या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन कर लो तो भी वही आएगा. जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए अगर करेंगे तो इससे क्या आता है? तो यू ऑलरेडी गेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में वैसे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस करो तो यू गेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस. वही तो फर्स्ट डेफिनेशन है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन को ब्रेकअप किया, तो इस तरीके से वी गेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस. क्लियर? दो डेफिनेशन हो गई, जीएनपी एंड एनएनपी. अब आइए जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखिए डेफिनेशन, GDP at market price is the measure of, again, market value of all final economic goods and services, gross of depreciation, produced within domestic territory of country during given time period. तो दोनों डेफिनेशन में फर्क क्या क्या चीज का है? जीएनपी में रेसिडेंट्स यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स आता था, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट. जीडीपी में नहीं आएगा नॉर्मल रेसिडेंट. पहला फर्क ये चीज का. दूसरा, इट इंक्लूड्स एनएफआईए. जीडीपी में कहीं भी एनएफआईए का जिक्र नहीं है. करेक्ट? तो ये दो बेसिक डिस्टिंक्शन जीडीपी और जीएनपी की डेफिनेशन में, बाकी सारी बातें सेम. द टर्म ग्रॉस इंप्लाइज दैट जीडीपी इज मेजर्ड ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन. यहां भी हम ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे थे. डोमेस्टिक मींस डोमेस्टिक टेरिटरी और रेसिडेंट प्रोडक्शन यूनिट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये इंडिया की बात कर रहा.
इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो था जहां 6 लाख की कार बनी और उसमें 50,000 का टायर इस्तेमाल हुआ, तो एक तरीका है निकालने का कि भैया सिर्फ कार को लो, टायर को छोड़ दो, ये एक तरीका हुआ। तो कंट्री की इनकम जो है वो 6 लाख, कार का आया, टायर को हमने ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर एमआरएफ बोलेगा क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हम कंट्री में कोई काम नहीं करते क्या, ऐसे तुम हमको एक्सक्लूड कर दोगे, टायर का तो पूरा काम हमने किया, मारुति ने क्या किया। तो दूसरा तरीका होता है हर यूनिट का वैल्यू एडिशन लो। तो देखा जाए तो टायर वाले ने 50,000 दिया, तो टायर जोड़ो 50,000, फिर जब कार को जोड़ने जाओगे तो जब मारुति वाला बोलेगा उसने 6 लाख की कार बेची, तो उसका 6 लाख मत जोड़ो, उसको बोलो भैया 50,000 तो तुझे बस एमआरएफ से मिला और तूने जोड़ दिया, तूने कोई वैल्यू एडिशन किया क्या, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तेरा। तो कंट्री में जो वैल्यू एडिशन करेगा उसकी वैल्यू जोड़ेंगे। तो तूने कितना वैल्यू एडिशन किया, तूने बाकी चीजों का वैल्यू एडिशन किया, तो हम 5.5 लाख तेरा जोड़ेंगे। तो यानी जोड़ने का तरीका क्या होगा, 5.5 लाख मारुति, 50,000 एमआरएफ, तो दोनों की वैल्यू बच गई, लेकिन तब भी आंसर तो तब भी 6 लाख है। तो यानी एक तरीका क्या होता है, सिर्फ या तो फिनिश गुड्स वालों को लो या फिर हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडिशन लो। जब आप सिर्फ वैल्यू एडिशन पे बात करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड। तो टायर वाले ने वैल्यू एड किया 50,000 और कार वाले ने वैल्यू एड किया 5.5 लाख, तो उतना एडिशन लो। तो इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड by all producing units in domestic territory and includes value added by current production by foreign residents or foreign owned firm। क्योंकि किसी ने भी एडिशन किया, हमें उससे थोड़ी फर्क है, वो एडिशन चाहे इंडिया वाले ने किया चाहे चार्ल्स ने किया, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। जीडीपी में क्या नहीं आता, तो अब ये हमें सब पता है कि आज जो चीज मेहनत से कमाई गई है वही जीडीपी में आएगा। आज कुछ चीजें हैं जो लोगों को दिया जा रहा है, लोगों की कमाई है, लेकिन उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा, जैसे कि पेंशन। तो आज कंट्री में लोग पेंशन भी कमा रहे हैं। आज सपोज सोचिए इंडिया में सिर्फ सबको पेंशन की कमाई मिलती, सबको, पूरे इंडियंस को, तो इंडिया का जीडीपी क्या, जीरो। क्योंकि क्या पूछते हैं इंडिया में कितने का सामान बना, जीरो। सामान कहां बना, कमाई सबकी है। दैट में ऑल्सो बी द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम। कि आज अगर लोगों से पूछोगे तुम्हारी पर्सनल इनकम क्या है, तो वो उसमें पेंशन को शामिल करेंगे, लेकिन जब जीडीपी निकाला जाएगा कंट्री का तो उसमें वो पेंशन जैसी चीजें या अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, मनरेगा, अब जिनके पास जॉब ही नहीं था, नौकरी नहीं थी, उनको जो पैसा दिया गया, तो देखा जाए तो पैसा दिया उनका पर्सनल इनकम है, लेकिन देश के लिए क्या किया उन्होंने, क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, क्या कोई सर्विस रेंडर की, जीरो। तो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन जीरो, तो ये चीजें कभी भी जीडीपी में नहीं आती। तो जीडीपी हमेशा क्या करेगा, ऐसी चीजों को एक्सक्लूड करता है। जीडीपी एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताओ, शेयर्स वगैरह, क्या एडिशन है शेयर्स का, 100 रुपए में खरीदा 110 रुपए में बेचा, ये तो कैपिटल गेन हो गया। एडिशन क्या हुआ, कोई गुड्स का एडिशन हो गया क्या, कोई नई चीज बन गई क्या कंट्री में, कोई नई सर्विसेज हो गई क्या कंट्री को, कोई सर्विसेज नहीं हुई, तो ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन है। घर 50 लाख का खरीदा 60 लाख में बेचा, जो प्रोडक्शन होना था वो तो घर का होना था, तो वो तो हो गया। अब आपने 50 लाख का घर 60 लाख में बेचा, तो क्या कुछ कंट्री का कुछ फायदा हो गया क्या, कुछ भला हो गया क्या, कोई भला नहीं हुआ। ये आपकी पर्सनल इनकम है, लेकिन नेशनल इनकम में इसका कोई योगदान नहीं है। क्यों, क्योंकि ना कोई नया गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ना कोई नई सर्विसेज रेंडर की गई। हां, अगर वो 60 लाख में बेचवाने के लिए कोई एजेंट आता और बोलता मैं तुम्हारा प्रोडक्ट 60 लाख में बेचवाऊंगा, उसके बदले कमीशन दो 60,000 का, वो एक सर्विस रेंडर हो गई। तो जो 60,000 का कमीशन है वो जीडीपी जीएनपी में जुड़ सकता, लेकिन घर 60 लाख में बिक गया तो वो 60 लाख इनकम में नहीं जुड़ने वाला। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन या इस तरीके की जो कमाई है वो पर्सनल इनकम का तो हिस्सा बन सकती है, लेकिन वो कंट्री की जीडीपी या जीएनपी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। करेक्ट। तो वही बोल रहा है, इट इंक्लूड ऐसे ट्रांसफर पेमेंट की कोई जगह नहीं है जीडीपी में। ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर डिबेंचर 100 में खरीद के 200 में बेच दिया, कमाया भले ही, कंट्री को कोई फायदा नहीं हुआ। नॉन रिपोर्टेड आउटपुट बताओ, बनाया था 1500 टीवी, बताया 1000 टीवी, तो जितना बोलेगा उतना ही तो लूंगा जीडीपी में। आप कोई चीज बताओगे ही नहीं तो मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि तुम लोग 1500 टीवी बना रहे हो। तो नॉन रिपोर्टेड आउटपुट्स जनरेटेड थ्रू इलीगल ट्रांजैक्शंस लाइक नार्कोटिक्स, गैम्बलिंग, और ये सब जो करते हैं वो बताते थोड़ी हैं, पर कंट्री में तो ये भी हो रहा है देखा जाए तो पर ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, इसलिए कंट्री की जीडीपी में ये सब शामिल नहीं होता। इफेक्टिवली आधे लोग तो ये काम कर रहे होंगे, तो जो लोग ये काम कर रहे कमा तो वो भी रहे, कमाई उनकी भी है, लेकिन
वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, इसलिए वो मिस्टर एक्स की तो कमाई है लेकिन वो इंडिया की कमाई में नहीं आ सकता। तो इस तरीके के इलीगल ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंट्री। दीज आर नोन एज बैड्स, क्योंकि जब आप सामान बेचते हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं, तो ये उसका उल्टा वर्ड है बैड। तो ये सब चीजें जो करते हैं वो बैड काम कर रहे हैं, तो बैड काम कर रहे हैं, इसलिए बैड गुड्स कभी भी जीडीपी में नहीं आते। तो आपसे एक ऐसा ही सवाल आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बैड प्रोडक्शन? So bad productions are all illegal productions which are being carried out in the country, which may lead to personal income, but which may never lead to national income. These are known as bads, as opposed to goods, which GDP accounts for. तो GDP सिर्फ किसकी अकाउंटिंग करता है? गुड्स की अकाउंटिंग करता है, bads की अकाउंटिंग नहीं करता। Money enable us to measure and find aggregates of different types of products expressed in different units of measurement. तो यानी GDP क्या है? मनी वैल्यू जब बोला है यानी मार्केट वैल्यू बोला, मतलब मार्केट वैल्यू में एक कॉमन यूनिट होना। तो जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो कॉमन यूनिट क्या? रुपी। तो आज आप जीडीपी जीएनपी रुपी में बताओ, या अगर पूरे वर्ल्ड को मैच करना तो एक ऐसी करेंसी लो जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। तो फॉर इंस्टेंस डॉलर्स में बताया जाता, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है विच इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए हर कंट्री को अपना, अब आप सोचिए इंडिया रुपए में बताएगा, अमेरिका डॉलर में बताएगा, हाउ यू कैन कंपेयर द टू? तो इसलिए आज आपको नेशन को कंपेयर करना तो सबका इनकम एक ही यूनिट में होना ना, तो मनी का भी एक ही यूनिट ले लो, लेट्स से डॉलर, तो सबको अपना नेशनल इनकम डॉलर के टर्म्स में बताना पड़े ताकि कंपैरिजंस किया जा सके। अब एक क्वांटिटी को जोड़ दिया, जैसे मैंने बताया मीटर लीटर केजी, इस सबको जोड़ोगे और बताओगे हमारा जीडीपी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो money enables us to measure and find aggregates of different type of products, say expressed in different units of measurements, by converting them in terms of rupee, like tons of wheat may be added with millions of apples with value of service such as airplane journeys. ये अलग अलग एग्जांपल्स दे रहा, ये सबको जोड़ के आप कंट्री की इनकम निकालते हैं। दस जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो सिंपल क्या है, मार्केट प्राइस में जीडीपी कैसे निकलेगा? हर फर्म का वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? आज मारुति का वैल्यू एडिशन कैसे निकाला था? मारुति कार 6 लाख, उसमें टायर लगा 50,000 का, तभी तो मारुति का एडिशन 5.5 लाख आया। वो 6 लाख क्या था उसका आउटपुट? 6 लाख। उसने इंटरमीडिएट क्या कंज्यूम किया? टायर्स 50,000, तभी तो मारुति का जीडीपी कितना आया? 5.5 लाख। हर कंपनी अगर अपना अपना जीडीपी निकाले तो मारुति का एडिशन 5.5 लाख आया, यानी आउटपुट माइनस इनपुट गिव्स यू द वैल्यू एडिशन। सबसे सिंपल तरीका। तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी नीड टू बियर इन माइंड, ये हम ऑलरेडी सब समझ चुके, खाली बस वही चीज लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, कि हम क्या लेते हैं, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेना, यानी फाइनल के अलावा और किसी चीज की वैल्यू नहीं ली जाती। द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज और ओनली वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस वुड बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। बाय वैल्यू एडिशन वी मीन्स डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाता? वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वैल्यू एडिशन बेसिकली होता किस चीज से है? आज आप कोई रॉ मटेरियल खरीद के आ रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल खरीद के आया वो तो सामने वाले ने एडिशन किया, आपने क्या किया? आपने कुछ थोड़ी किया। अब आप उसमें क्या एडिशन कराते हैं? आपका लेबर वो रॉ मटेरियल पे काम करेगा, तब जाके उसको या तो इंटरमीडिएट या फिनिश गुड्स बनाएगा। तो यानी वैल्यू एडिशन किस चीज का होता? मोस्टली लेबर का होता। तो लेबर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होता है, या मशीनों का इस्तेमाल करते तो मशीन एक वैल्यू एडिशन होता, कैपिटल। तो इस तरीके का वैल्यू एडिशन होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट। अभी हम जब ग्रॉस पे बात कर रहे हैं तो हम ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन लेते हैं, उसमें फिक्स्ड एसेट को बाहर नहीं करते, लेकिन फिर एक एनडीपी भी निकलता है जिसमें हम एसेट को भी बाहर कर देते हैं, एसेट के डेप्रिसिएशन को, करेक्ट। whose consumption is recorded as consumption of fixed capital. Intermediate goods used to produce other goods rather than being sold to purchasers are not counted as it would involve double counting. यानी जो गुड्स, सपोज कंट्री में एमआरएफ जो है सिर्फ कार वाले कोई टायर बेचता, मारुति कोई टायर बेचता, आज और किसी को नहीं बेचता, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि आज आप भी टायर खरीदना चाहे तो आप एमआरएफ का टायर जाके खरीद सकते हैं। इसलिए एमआरएफ का प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट भी है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी है, या रॉ मटेरियल भी है। तो आज ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कंट्री में कि ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, ये प्रोडक्ट इनपुट, क्योंकि सेम प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता किसी के लिए और वही सेम प्रोडक्ट किसी के लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता। तो आज वही टायर मारुति के लिए इंटरमीडिएट है लेकिन हम लोगों के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर मान लो कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो मार्केट में लोगों को बेचा जा ही नहीं सकता, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट में ही होना है,
तो वो हमेशा इंटरमीडिएट रहेगा या रॉ मटेरियल कैटेगरी में रहेगा, वो कभी भी जीडीपी की काउंटिंग में नहीं जाता, क्योंकि जीडीपी की काउंटिंग में जिससे फाइनल गुड्स बनता या जो एंड यूजर को जाता वही चीजें शामिल की जाती। वही बता रहा एग्जांपल देखिए, वैल्यू ऑफ फ्लोर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। ब्रेड का प्रोसेस क्या था, पहले व्हीट फिर फ्लोर फिर ब्रेड बनता। तो आज फ्लोर आप ऐसे ही जाके दुकान में कभी बोलते भैया फ्लोर दो, आप ब्रेड मांगते दुकान में, आप व्हीट मांग सकते हैं, आप ब्रेड मांग सकते हैं, आप फ्लोर नहीं मांगते, मांगते हैं? ठीक है, ठीक है। तो अगर मांगेंगे तो वो एफजी बन जाएगा, नहीं मांगेंगे तो इसका मतलब वो हमेशा इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रह जाएगा। करेक्ट। तो ये वही समझा रहा है कि वैल्यू ऑफ फ्लोर विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड वुड नॉट बी काउंटेड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेड की प्राइस में शामिल है। एज इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल ब्रेड इज काउंटेड। डबल काउंटिंग नहीं चाहिए हमें। दिस इज बिकॉज फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड इन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। सिमिलरली, if we include the value of an automobile, we should not be including the value of tires separately. दो रास्ते, या तो मारुति 6 लाख मान लो या 5.5 लाख 50,000 मान लो, जो तरीका आंसर सेम होता। फिर जीडीपी इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी जो गुड्स बन रहे तो प्रोडक्शन। आप सोचिए मुझे क्या चाहिए आज कंट्री की इनकम निकालने के लिए, मैं क्या सवाल जानना चाहता हूं, कंट्री में कितना टीवी बना कि कंट्री में कितना टीवी बिका। तो हमें जीडीपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ना कि सेल्स। हो सकता है कार बनी हो बिकी नहीं हो, क्या वो जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। करेक्ट। यानी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट सेल्स, इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? आज नेशनल इनकम में क्यों प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है और सेल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया? क्योंकि सोचिए, आज जिसने कार बनाई, आज जिसने उसने मटेरियल खरीदा, जो जिससे लेबर से काम करवाया, जिस जगह पे काम किया, आज उसने क्या सबको पैसा आप यही बोल के दिया था? जिससे रॉ मटेरियल खरीदा बोला भैया कार बिक जाएगी तब पैसा दूंगा। लेबर से कार बनवाई, बोला तेरे को सैलरी तब दूंगा जब मेरी कार बिक जाएगी। नहीं, यानी उसने रॉ मटेरियल खरीदा, कार वाले ने पैसा दिया, लेबर से कार बनवाई, उसको सैलरी वेजेस दिया, जिस जगह का इस्तेमाल कर रहा था उसको रेंट दिया, जिसके पैसों का इस्तेमाल दिया उसको इंटरेस्ट दिया। तो देखा जाए तो ये सारा पैसा जो कार बनाने में लगा वो तो लोगों में बच चुका। तो आज लोगों ने तो वो चीज कमा चुकी, सिर्फ मेरी कार नहीं बिकी, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, पर पैसा तो लोगों तक पहुंच गया। खाली जो मैं उसमें प्रॉफिट एलिमेंट कमाना चाहता था केवल उतना ही तो होल्डिंग है, बाकी तो लोगों के पास पूरा पहुंच चुका। आज 6 लाख की कार में मान लो 30,000 मेरा प्रॉफिट था, तो 5,70,000 तो लोगों में बच चुका। किसी को रेंट के नाम पे बटा, किसी को कैपिटल के नाम पे बटा इंटरेस्ट, किसी को सैलरी के नाम पे बटा, किसी को रॉ मटेरियल के नाम पे बटा, बट दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंट्री में सब लोग तो कमा चुके, केवल मैं 30,000 की कमाई के लिए क्या कंट्री में 6 लाख की कमाई छोड़ दूं? नहीं कर सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन, ना कि सेल्स। तो जीडीपी सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज सोचिए क्या होगा, आज एक घर बनता है, आपने लेट से एक करंट ईयर में 100 घर बनाए, एक एक घर 1 करोड़ का, पूरा घर बनने का काम हुआ 1920 में, पूरा घर 1920 में बना, तो 100 घर बने 1-1 करोड़ के, तो कितने का काम हुआ? 100 करोड़ का। अब वो 31 मार्च को पूरा बन के तैयार हुआ, पर उस दिन बिक नहीं पाया। 1 अप्रैल को आप पूरे के पूरे 100 घर बेच देते, 1 अप्रैल को पूरे के पूरे 100 घर बिक गए। अब जरा सोचिए, ये 100 घर जो बेचा, अब ये जो इससे कमाई हुई 100 करोड़ रुपए आए, ये कौन से साल की इनकम है? 1920 की कि 2021 की? ऑब्वियसली लॉजिक तो यही बोलता है कि ये 1920 की कमाई है, क्योंकि पूरा घर जो बना वो मेहनत तो पूरी 1920 में हुई, 2021 में तो सिर्फ पहले दिन उसको बेचने का काम हुआ। तो आज नेशनल इनकम प्रोडक्शन क्राइटेरिया की सेल्स क्राइटेरिया? तो हमेशा क्राइटेरिया विल बी प्रोडक्शन एंड नॉट सेल्स, क्योंकि पूरा काम वो घर बनाने का 1920 में हुआ था। जीडीपी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सेलिंग एक्टिविटी नहीं है। यानी आप ये मत पूछो कंट्री में कितने का सामान बिका, आप ये पूछो कंट्री में कितने का सामान बना। करेक्ट। So GDP is a measure of production activity. Production boundary covers production of almost all goods and services classified in NIC. अब जिनका जीएसटी हो गया उनको एक आइडिया है, और अगर नहीं हुआ तो ये एक कोडिंग होती है। हर प्रोडक्ट को एक कोड असाइन किया जाता है, जैसे HSN कोड होता है, वैसे ही ये एक NIC कोडिंग है। यानी यूं समझिए, जैसे इनकम टैक्स में आपको कुछ भी काम करना तो गवर्नमेंट आपको आपके नाम से नहीं जानती,
गवर्नमेंट आपको आपके पेन से जानती है। ठीक उसी प्रकार से आप कोई भी गुड्स बेचते हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं जानती कंट्री में कार बिकी, कार का आज एक कोड है जिसको बोला जाता है एनआईसी कोड। तो आज जब भी कार वाला मारुति वाला बेचता है तो जब वो गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, तो वो ये नहीं बताएगा मैंने कार बेची, वो ये बताएगा मैंने ये कोड वाला सामान बेचा। और जब ये कोड बोलेगा तो गवर्नमेंट उस कोड को जानती है। तो वो पूरी लिस्ट है, ऐसे 290 पन्ने, सुई से लेकर तलवार तक सब उस गुड्स उसमें शामिल हैं और हर गुड्स का एक एक कोडिंग है। तो आप बस ये बताइए आपने कौन से कोड वाला सामान बेचा, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला जाएगा ये वाला कोड कंट्री में इतना बना, ये वाला कोड कंट्री में इतना बना, ये वाला कोड कंट्री में इतना बना। उससे आइडेंटिफाई होगा कंट्री में किस चीज का काम हो रहा, किस चीज का काम नहीं हो रहा। करेक्ट। तो यानी क्लासिफिकेशन कोडिंग पे होता है। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग विच आर यूज्ड फॉर ओन कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आप जरा बताइए, केवल जो चीज मैं बना रहा हूं दूसरों को बेचने के लिए वही शामिल करना है कि ओन कंजम्पशन भी शामिल होता है? एग्जाम्पल के तौर पे आज इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी, आज एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेट से वो साल भर में 1 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के यूजर्स कौन है? आज वो इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में जाती है, तो आज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लो 80,000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड और बिजनेसेस वो यूज कर रहे, पर आज वही इलेक्ट्रिसिटी का एक तार उसकी खुद की कंपनी में, जिसका वो इस्तेमाल खुद कर रही, कैप्टिव कंजम्पशन, खुद अंधेरे में रह के काम थोड़ी करते होंगे। तो आज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया उसमें 12,000 किलोवाट वो खुद की फैक्ट्री में इस्तेमाल करता, और उसके यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ क्वार्टर्स बना के रखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, वहां पे अलग अलग फ्लैट बना के रखे, वो 8,000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी उस गेस्ट हाउस, उस स्टाफ क्वार्टर में जाता, जिसका बिलिंग नहीं जाता किसी को। वो तो मेरे ही एम्प्लॉइज है, मैंने उनको वहां रुकवाया है, तो उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं जाता। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप सबको पहुंचता है हर महीने। तो 1 लाख किलोवाट में 80,000 किलोवाट का तो बिल गया मार्केट में, 20,000 किलोवाट का बिल नहीं गया। पर आज अगर कोई पूछे इंडिया कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता, आप क्या बोलेंगे? 1 लाख किलोवाट की 80,000 किलोवाट? 1 लाख किलोवाट, इसका मतलब प्रोडक्शन तो 1 लाख किलोवाट है ना। आज जो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया, पर प्रोड्यूस तो किया। हम ये थोड़ी पूछ रहे आपने बेचा कि नहीं बेचा, हम तो ये पूछ रहे कंट्री में कितने का काम हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके तो 1 लाख किलोवाट का काम हुआ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन जीडीपी विल बी 1 लाख किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी वैल्यू है। पैसा इज सेकेंडरी, प्रोडक्शन इज प्राइमरी। तो इसलिए क्या बोल रहा है, अगर कोई चीज आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी बनाई है, पर बनाई तो है, आज मान लो हर प्रोडक्ट हर बिजनेसमैन सिर्फ खुद के कंज्यूम करने के लिए बनाता है, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है कंट्री में। आज टीवी वाले को टीवी की जरूरत, वो सिर्फ टीवी बनाता है, तो क्या कंट्री में टीवी का प्रोडक्शन नहीं हुआ? तो आज सेल्फ कंजम्पशन मनी सेकेंडरी, प्रोडक्शन प्राइमरी। वही समझा रहा है कि ओन कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा ही दे देगा, यही एग्जांपल दे देगा, 80,000 किलोवाट का बिल जनरेट किया गया, लेकिन 20,000 किलोवाट तो उसने खुद नहीं और उसके एम्प्लॉइज ने यूज किया, बताइए जीडीपी में कितना शामिल होगा? 80,000, 20,000, 1 लाख? You have to tell it, it's 1 lakh. GDP of any nation represents the sum total of gross value added, that is without discounting for capital consumption. इसको बोलते हैं captive consumption. Captive मतलब own consumption or depreciation in all sectors of the economy during the said year. फिर अगला आपको हेडिंग से ही क्लियर है, केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप क्लास, लेट मी नॉट पॉइंट इट आउट इंडिविजुअली, बट देखने के बाद एटलीस्ट आपको सुधर जाना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब बात होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना, हम दो तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काउंट नहीं होता। दैट इज गिफ्ट और ये चैरिटी आप जो कर रहे हैं, वो भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी प्रोडक्शन या वो कुछ नहीं हो रहा। आपके पास चीज आके गिफ्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो कभी भी नेशनल इनकम या कंट्री की इनकम में नहीं जोड़ता। Yes, so economic activities as distinguished from non-economic activities includes all human activities which creates goods and services that are exchanged in market and valued at market price. Clear? तो यानी आज एक सवाल ऐसे ही आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, 2 नंबर का सवाल आ भी चुका है। तो आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्हीं में से एक पॉइंट पे सवाल आ जाएगा 2 नंबर का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो थ्योरी भी आएगा इस यूनिट से, थ्योरी ऐसी ही रहेगी। दैट्स द रीजन आई एम रीडिंग इट, अदरवाइज समझा तो मैं पूरा चुका हूं। तो विच क्रिएट्स आर एक्सचेंज, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? एक्सचेंज होती है मार्केट, दे आर एक्सचेंज इन द मार्केट
एंड आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ना केवल एक्सचेंज होती, उनका वैल्यूएशन भी होता। अगर कंट्री में सिर्फ चैरिटी होता तो उसका मार्केट प्राइस थोड़ी है, गिफ्ट की कोई कीमत थोड़ी होती है। तो जो कीमत नहीं है, जिनका मार्केट प्राइस नहीं है, उनको कैसे निकाल के वैल्यू करोगे? तो इसलिए यहां पढ़ाया जाएगा वो जीडीपी जीएनपी में जाएगा, लेकिन घर में पढ़ाया जाएगा वो कभी भी जीडीपी जीएनपी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि घर में पढ़ाने वाली चीज की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। होटल में खाना बनाया जाएगा, जीडीपी में जाएगा, लेकिन घर में खाना बनाया जाएगा, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। जिसका मार्केट प्राइस है वही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Non-economic activities are those which produce goods services but since these are not exchange in market, ये नॉन इकोनॉमिक समझा रहा है कि नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक आर नॉट एक्सचेंज, करेक्ट? तो नॉन इकोनॉमिक आर नॉट एक्सचेंज इन मार्केट, ठीक है? एग्जाम्पल, हॉबीज, हाउसकीपिंग, चाइल्ड रियरिंग, सर्विस ऑफ होम मेकर्स एंड सर्विस ऑफ फैमिली मेंबर्स दैट आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन इकोनॉमिक के। तो दैट इज द रीजन आज इंडिया इतना पीछे। मैंने आपको बताया कि क्यों अमेरिका आगे और इंडिया पीछे, क्योंकि अमेरिका में क्या होता, वही दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे के घर में काम करते ऐसा बता देते, तो वो उनके जीडीपी जीएनपी में जुड़ जाता, लेकिन हमारे यहाँ हम अपने घर में काम करते ऐसा बताते, और जो हम अपने घर में काम करते वो नॉन इकोनॉमिक नेचर का, इसलिए वो हमारी जीडीपी जीएनपी में नहीं जुड़ता। तो दैट्स व्हाई डिफरेंसेस बिटवीन नेशन। क्या पता, मींस हो सकता है अमेरिका में ऐसा होता हो, उनका इनकम निकालने का तरीका यही हो, क्योंकि वहां कोई खाली नहीं रहता। पर खाली नहीं रहने का भी तरीका क्या है? ये तरीका अपनाते, अड़ोस पड़ोस के जाके काम करते, तो मैटर तो खत्म हो गया ना। रियल मायने में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उनकी इनकम में जुड़ गया। अगर सोचिए हम इंडिया 130 करोड़ ऐसे आपस में एक्सचेंज कर ले, तो हमारा इनकम कहां पहुंच जाएगा? एक ही दिन अमेरिका को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो मेजर ऑफ आउटपुट पर टाइम पीरियड पर ईयर। बिकने से मतलब नहीं, आउटपुट, प्रोडक्शन, किस साल कितनी मेहनत की गई, कितने का काम किया गया। मान लीजिए जो 1 करोड़ वाला था वो तो आपको समझ में आ गया, पर चलो अब ऐसा पार्ट में तोड़ देते हैं। मान लो जरूरी थोड़ी है हर घर 31 मार्च को पूरा रेडी हो जाए, मान लो, या हर कार 31 मार्च को पूरी बन के रेडी हो जाए, कुछ तो WIP भी होता है। तो आज मान लो घर बनाने का काम जो आप कर रहे थे, 1 करोड़ का घर था, 80 लाख तक का काम आपने इस साल कर दिया। अगले साल केवल जो फिनिशिंग करनी थी 20 लाख का काम अगले साल हुआ, और ऑब्वियसली फिनिशिंग होगा तभी बिकेगा। तो आपने वो फिनिशिंग की, उसके बाद घर बेचा, तो देखा जाए तो बेचा पूरा 1 करोड़ अगले साल, लेकिन जीडीपी में कैसे बटेगा? 80 लाख इस साल, 20 लाख उस अगले साल। अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग भी तो ऐसे ही करते हैं। आप क्या पूरा 1 करोड़ की इनकम जिस साल वो होता है उसी साल मान लेते हैं क्या? आप क्लोजिंग WIP भी तो बताते हैं। तो क्लोजिंग WIP अगर 80 लाख आपने बताया, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपने तो उस साल के प्रॉफिट लॉस में उसको ले लिया ना। क्लोजिंग WIP जितना बढ़ाएंगे उतना इनकम आपका बढ़ जाएगा। तो अकाउंटिंग भी तो वैसे ही करते हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वही तो जीडीपी है। अगले साल वही आपका ओपनिंग WIP 80 लाख बनेगा, फिर आप उसको बेचोगे 1 करोड़ में, तो डिफरेंस 20 लाख, वही तो अगले साल की इनकम में जुड़ा। अगले साल 1 करोड़ जुड़ना नहीं था, नहीं जुड़ा। 80 lakhs का ओपनिंग WIP, वो 1 करोड़ का सेल, 20 lakhs डिफरेंशियल एडेड टू योर प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ योर बिजनेस। वही तरीका। So national income is a flow measure output per time period per year and includes only those goods services produced in current period. तो हमने सिर्फ ये जानना कि इस साल घर में कितने का काम हुआ, तो भैया इस साल तो 20 लाख का ही काम हुआ। भले ही घर 1 करोड़ में बिका, लेकिन काम 20 लाख का ही हुआ। इसका मतलब what you want is cost of production, not sales. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालना? When you adjust, how do you calculate cost of production? जब आप सेल्स है, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लो तो ऑटोमेटिकली यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी आज वो 20 लाख कैसे निकाला? सेल्स 1 करोड़ माइनस ओपनिंग WIP 80 लाख, सो यू गेट 20 लाख। मान लो कुछ घर ऐसे होंगे जो, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ घर उस साल बनना चालू हुए और अगले साल बनेंगे, तो वो उस साल की क्लोजिंग WIP में आएगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सेल्स प्लस क्लोजिंग WIP माइनस ओपनिंग WIP, वही तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, ये वही बता रहे हैं कि करंट पीरियड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल अंडर कंसिडरेशन, the value of market transactions such as exchange of goods which already exist or are previously produced do not enter into calculation of national income. मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो कि प्रोडक्शन कैसे निकाला जा सकता। तो प्रोडक्शन निकालने का सिंपल तरीका सेल्स प्लस क्लोजिंग WIP माइनस ओपनिंग WIP।
अब आप बोलेंगे सर सेल्स तो मार्केट प्राइस में होता, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट में होता। तो मैं आपको बोलूंगा मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नेवर बॉदर्स अबाउट एग्जैक्ट फिगर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल कंसर्न अबाउट अप्रोक्सीमेट फिगर। कि हमें पता है कि सेल्स एक इंक्लूडिंग प्रॉफिट वाला बात है, लेकिन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो मोस्टली कॉस्ट वाला बात होता है, यानी स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे होता है। पर जो कॉस्ट पे होता है ठीक है, हमने जो भी एडजस्ट किया, आपको इतना पता है इतना एडजस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है सेल्स में भी आप प्रॉफिट एलिमेंट, आपका प्रॉफिट मार्जिन हटा दो तो आपको एग्जैक्ट फिगर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पूरे कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं तो ठीक है वो माइन्यूट डिफरेंसेस चल सकते हैं। 130 करोड़ इंडिया पॉपुलेशन डज नॉट मीन एग्जैक्टली वी आर 130 करोड़, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे जब इंडिया की इनकम निकालना, वी आर नॉट बॉदर्ड विथ एग्जैक्ट प्रोडक्शन, इतने ही रुपए का प्रोडक्शन हुआ, कोई नहीं बोल सकता, किसी की ताकत नहीं है इंडिया में कितने का सामान बना बताने की। तो व्हाट वी वांट इज भाई अप्रोक्सीमेटली इतने का काम हुआ, प्लस माइनस वेरिएशंस हो सकते हैं। वो प्लस माइनस वेरिएशन तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में भी दिया था, किसी की हिम्मत है 4% में रोकने की, वो 4 का 6 भी कर सकता, 2 भी कर सकता ना। वेरिएशंस आर परमिसिबल एवरीवेयर। ये पूरा सब्जेक्ट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक एस्पेक्ट भी माइक्रो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ एसेट्स like stocks and bonds which are exchanged during the pertinent period are not included in national income। ये मैंने आपको बता दिया, स्टॉक खाली बेचा 100 का 150 में तो कुछ थोड़ी कुछ फायदा हो गया। in national income as they do not directly involve current production, उससे कुछ current production थोड़ी हुआ। वो 50 रुपए आपने कमा लिया वो पर्सनल इनकम है, but that is not national income। however the value of service that accompany sale purchase, जैसे कि fees paid to real estate agent, तो जो कमीशन दिया था वो इनकम में जुड़ सकता है, पर जो घर बिका 1 करोड़ का वो कभी भी इनकम में नहीं जुड़ेगा। कोई समझा रहा है? There are two types of goods used in production process counted in GDP, namely capital goods and inventory investment। मतलब दो ही चीजें होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक स्टॉक। दो ही चीजों का तो ट्रेडिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। एक जो आपने कैपिटल मशीनें खरीदी जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है। तो आप जो मशीनें खरीद रहे हैं आपके लिए एसेट है, पर कोई ना कोई तो बना के बेचता है, तो किसी के लिए तो सेल है। मारुति कार आपने खरीदी, आपके लिए फिक्स्ड एसेट कार है, बट मारुति के लिए तो वो सेल्स है। तो ये वही चीज है, कंट्री में दो ही प्रकार की चीजें होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक स्टॉक। तो आज कितना प्रोड्यूस हुआ आप ये देख लो, कितना का स्टॉक बना रहे हो और कितने की फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स के एलिमेंट पे डेप्रिसिएशन का डबल काउंटिंग जारी रहेगा अगर ग्रॉस लेवल पे बात करोगे तो। करेक्ट। तो ये एक बेसिक था अबाउट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम आपको रिवर्स मिलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। आई थिंक दैट इज इनफ ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब आते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। जब फैक्टर कॉस्ट की बात आती है तो हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट ऑफ के जानने के लिए पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ब्रॉडली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो अलग अलग प्रकार की इनकम कमाते थे। जहां पे लैंड से रेंट की कमाई होती थी, लेबर से वेजेस सैलरी होता था, कैपिटल से इंटरेस्ट होता था और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट होता था। आज कंट्री में जो आप सामान खरीदते हैं, जैसे चलो आज उसी ब्रेड पैकेट की बात करते हैं। आज एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है तो आमतौर पे मार्केट में आपको वो कितने में मिल जाएगा? ठीक है, अलग अलग रेट है। सिंपल एक रेट मान लेते हैं 20 रुपए, एक 20 रुपए, ठीक है रेट मान लेते हैं, एग्रीड, करेक्ट। तो आज मान लीजिए आज ब्रेड का पैकेट मार्केट में जब आप लेने जाते हैं तो वो 20 रुपए में मिलता है। अब दुकानदार वो ब्रेड का पैकेट 20 रुपए में देने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट आ जाती है और बोलती है तू 20 में बेच नहीं सकता। दुकानदार को 20 रुपए चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है तू 20 में बेच नहीं सकता। कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तुम्हें टैक्सेस भी लेने पड़ेंगे और सामने वाले को टैक्स जोड़ के दाम बताओ। तो आज मान लो सिंप्लिसिटी के लिए कि वो रेट गवर्नमेंट बोलती है कि भैया 10% जीएसटी लगेगा, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट रेट नहीं है बट 10% जीएसटी लगा। तो अब दुकानदार क्या बोल रहा है, यानी आप जब ब्रेड का पैकेट खरीदने गए तो दुकानदार ने आपको बोला भैया देख 20 रुपए है ब्रेड का, मैं 20 रुपए में भी खुश हूं, लेकिन क्या करें कंट्री में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो भी चीज मैं बेचता हूं 10% जीएसटी लेना है, इसलिए एक काम कर, तेरे को अगर ये ब्रेड पैकेट खरीदना है तो तेरे को तो कितना देना पड़ेगा, 22 रुपए ही देना पड़ेगा। यानी आज आप जब ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको 22 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है, तब जाके वो एक ब्रेड का पैकेट आपको मिल रहा है। अब मैं नेशनल इनकम जब निकालता हूं तो अगर मैं ये बात 20 रुपए पे करता हूं तो मैं बात करता हूं फैक्टर कॉस्ट की। जब मैं यही बात 22 रुपए पे करता हूं
तो मैं बात करता हूं मार्केट प्राइस की, क्योंकि मार्केट में ब्रेड 22 रुपए में मिलता, लेकिन फैक्टर्स में जो बटता वो 20 रुपए बटता। अब सवाल ये उठा, यानी कॉस्ट टू कंज्यूमर, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना है? 22 रुपए। आज कंज्यूमर को 22 रुपए पे करेगा तब जाके एक पैकेट मिलता है, लेकिन इस 22 रुपए में हमें पता है कि 2 रुपए तो टैक्स का शामिल है। इसका मतलब जो आज जो रिटेलर है जहां से आप वो चीज खरीद रहे, आज वो 20 रुपए कौन मांग रहे? रिटेलर मांग रहे। सवाल है ये रिटेलर 20 रुपए क्यों मांग रहा है? जब हमने उससे पूछा कि भैया तेरे को 20 रुपए क्यों चाहिए, तो बोलता है मैंने खुद ने होलसेलर से 18 रुपए में खरीदा और मैं बिजनेस करने बैठा हूं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, समाज सेवा तो नहीं, तो 18 में मैंने खरीदा है, इसलिए मैं भी कमाऊंगा, 2 रुपए मैं कमाना चाहता हूं, तेरे को 20 रुपए में दूंगा, और प्लस गवर्नमेंट ने बोल दिया 2 रुपए टैक्स और लो, इसलिए 22 में दूंगा, पर वो 2 रुपए मैं अपनी इच्छा से नहीं दे रहा, वो गवर्नमेंट के कहने पे ले रहा हूं। तो आज रिटेलर 20 रुपए क्यों चाहता है? क्योंकि उसने होलसेलर से 18 में खरीदा था और 2 रुपए वो खुद का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो आज 18 रुपीस एक तरीके से होलसेलर को जाता है। यानी आप जो 22 रुपए देंगे, रिटेलर क्या करेगा? 2 रुपए गवर्नमेंट को देगा, 2 रुपए अपने पास रखेगा और 18 रुपए ले जाके होलसेलर को दे देगा। अब आप होलसेलर के पास जाते, क्यों भाई तेरे को ब्रेड के लिए 18 रुपए क्यों चाहिए? बोलता है मैंने खुद ने मैन्युफैक्चरर से 16 रुपए में खरीदा, इसीलिए तो 18 रुपए मेरे को चाहिए, मैं भी यहाँ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने बैठा हूं कंट्री में। तो इसका मतलब आज होलसेलर 18 रुपए क्यों डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए? क्योंकि आज उसने खुद ने मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट 16 रुपए में खरीदा है, तो आज वो भी 2 रुपए प्रॉफिट का अपने पास रखना चाहता है और मैन्युफैक्चरर को 16 रुपए देना चाहता है। यानी अब ये 16 रुपए पहुंच गए किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। अब सवाल उठा, भैया मैन्युफैक्चरर तू क्यों 16 रुपए चाह रहा है ब्रेड के लिए, तेरे को 16 रुपए इस प्रोडक्ट का क्यों दे? तो आज ये मैन्युफैक्चरर बोलेगा भैया 16 रुपए में देखो, क्योंकि मैंने ब्रेड प्रोडक्ट बनाया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तो वीट वाले से वीट खरीदा होगा, वीट प्रोड्यूसर से, तो आज एक ज्यादा कमाई तो मेरी उसी में चले जाती है, एक मैक्सिमम पोर्शन सेल का परचेज में जाता है। आप टीवी बेचते हो 50,000 में, तो मतलब कम से कम 30,000 में तो खरीदा ही होगा, तब जाके 50,000 में बेच रहे हो। तो आज 16 रुपए में ब्रेड का पैकेट वो बेच रहा है, इसका मतलब वो ब्रेड का पैकेट उसने वीट वाले से, मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा 10 रुपए में खरीदा था, तो आज 10 रुपए 16 रुपए में 10 रुपए तो वो वीट वाले को दे देता। फिर कुछ लेबर भी रखे थे ना जो ये सब काम करा रहे थे, उनको फ्री में तो काम नहीं करा सकता, तो आज उसने उनको वेजेस बांटा होगा। तो आज मान लीजिए वेजेस के नाम पे पर यूनिट ऑफ ब्रेड, मैंने बोल रखा था भैया कि एक ब्रेड पैकेट के पीछे 2 रुपए दूंगा, जितने ब्रेड पैकेट बनाओगे हर ब्रेड पैकेट के पीछे 2 रुपए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उस ब्रेड को बनाने के लिए, तो 2 रुपीज इज द वेजेस कॉस्ट दैट इज बीइंग लेविड। फिर उसके बाद जिस जगह पे वो ब्रेड बन रही है, अगर उसने वो भी किराए पे ले रखा था तो उसका किराया भी तो चुकाएगा। आज ये 16 रुपए क्यों ले रहा है, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि उसको दिख रहे हैं इतने इतने लोग जिनको पैसे देना है। पहले तो एक वीट वाला उसकी दुकान पे खड़ा है, उसको 10 रुपए देने, फिर लेबर लोगों ने से वादा किया था मैंने कि भैया तुम ब्रेड बनाओ काम करो 2 रुपए दूंगा तुमको पर ब्रेड पैकेट। फिर आज जो रेंट है, आज रेंट यानी ये सब ओवरहेड्स है जो पर यूनिट ऑफ ब्रेड लगते नहीं लेकिन निकालना पड़ता है। ओवरहेड्स क्या होता है? जो पर यूनिट लगते नहीं लेकिन पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता। कॉस्ट विच आर नॉट लेविड पर यूनिट, विच आर नॉट इनकट पर यूनिट बट आर लेविड पर यूनिट। तो आज फॉर इंस्टेंस वो जगह जो मैंने किराए में ली थी वो 1 लाख रुपए महीने किराए में थी, अब मुझे पता है एक महीने में 1 लाख ब्रेड पैकेट बनते हैं मेरे यहाँ, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक ब्रेड पैकेट के पीछे कितना कॉस्ट है रेंट का? 1 रुपी। तो आज वो 1 रुपए रेंट के पीछे खर्चा करना चाह रहा है पर यूनिट ऑफ ब्रेड, क्योंकि यहाँ हम सब चीज पर यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो 16 रुपए आया, 10 रुपए तो वीट वाले को चला गया, 2 रुपए वेजेस को चला गया, 1 रुपए रेंट को चला गया, फिर इंटरेस्ट और अदर चीजें, कुछ पैसा वैसा भी तो लगाया, तो उसका जो उधारी लिया या कहीं से कैपिटल लिया तो उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ गया। तो आज मान लो वही 1 लाख रुपए उसने उधारी ली थी, हर महीने के हिसाब से मंथली 1 लाख रुपए जो यूज करता तो उसका इंटरेस्ट भी चुकाएगा। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंटरेस्ट है आज मान लो वो 1 रुपए लग रहा, तो 1 रुपए इंटरेस्ट वाले को देना पर यूनिट ऑफ ब्रेड, वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा। तो यानी वो 10 2 12 2 14 रुपए तो ऑलरेडी मार्केट में दूसरों को देना है उस मैन्युफैक्चरर को, और खुद भी तो बिजनेस कर रहा है, तो क्या सिर्फ बांटने के लिए थोड़ी कर रहा।
मैन्युफैक्चरर बोल रहा मैं बिजनेस कर रहा तो मैं भी तो कुछ पैसा लूंगा, तो आज मुझे भी प्रॉफिट के नाम पे चाहिए 2 रुपए, तो भैया कम से कम मैं भी लूंगा। तो वो 2 रुपए अपने प्रॉफिट का जोड़ता है, वो देखता है 10 रुपए वीट वाले को देना, 2 रुपए इस तरीके से वेजेस वालों को देना, 1 रुपए रेंट का देना, 1 रुपए इंटरेस्ट का देना, और 2 रुपए मेरी कमाई। तो इस तरीके से मुझे 16 रुपए चाहिए। इस हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने वो ब्रेड का बेचने का दाम डिसाइड किया 16 रुपए। तो अब होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से खरीदना, तो 16 से कम में तो मैन्युफैक्चरर बेचेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब होलसेलर 16 में दे रहा है तो वो उसका कॉस्ट है, अब वो भी बिजनेस कर रहा है तो वो 2 रुपए कमा के 18 में बेचेगा। फिर रिटेलर को जब वो चीज 18 में मिलेगी तो वो भी उसमें प्रॉफिट कमाना चाहता, 2 रुपए वो कमा के उसको 20 में बेचेगा। अब 20 में जैसे ही बेचने के लिए तैयार था तो गवर्नमेंट आ गई, भैया तू 20 में मत बेच, तू 10 रुपए टैक्स ले और 22 में बेच। तो यानी अब अल्टीमेटली इस तरीके से प्रोडक्ट शुरू तो यहीं से हुआ था, दैट वाज 0 रुपए, और यहां से वो ब्रेड बनने की कॉस्ट चालू हुई। अब इफेक्टिवली हुआ क्या, मार्केट में बटा कितना। आज अगर आप देखें एक ब्रेड पैकेट बनाने के पीछे मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आज वीट वाले ने अपना बिजनेस किया, 10 रुपए उसको चला गया, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा था उसको 10 रुपए मिल गए, वो अपने यहां पूरा काम करके जो कर रहा था उसके लिए उसकी कीमत उसको मिल गई। वेजेस यानी सैलरी वेजेस, उसके लिए 2 रुपए उनको मिल गया। मेन वैल्यू एडिशन तो कौन करता है, मैन्युफैक्चरर्स। ट्रेडर्स तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रेडर्स ने क्या वैल्यू एडिशन किया। आज होलसेलर क्या कर रहा है, 16 में खरीद के 18 में बेचा, बोल रहा है मैं बिजनेस कर रहा हूं, भले ही बोल रहा है बिजनेस कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली वो किस चीज का वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट का वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। करेक्ट, तो 16 का 18 में बेचा, चल ठीक है। तो आज 2 रुपए सैलरी वेजेस का एडिशन हुआ। आज जो जगह किराए पे लिया था तो किसी ने वो जगह दी होगी ना, तो जिसने वो जगह दी आज वो रेंट की कमाई कमा रहा है। क्या ब्रेड वाला उसको बोल सकता है देख भाई पहले ब्रेड बनने दे, मेरे को होलसेलर को देने दे, होलसेलर को रिटेलर को देने दे, कस्टमर के पेट में जाने दे, जब कस्टमर 20 रुपए रिटेलर को देगा तो वो 20 में 18 होलसेलर को आने दे, होलसेलर के पास जब 18 आएगा तब वो मेरे को 16 देगा, अब मेरे पास 16 आएगा तब मैं तेरे को 1 रुपए दूंगा। मकान मालिक क्या बोलेगा, चल जगह खाली कर, ये समय खराब मत कर। इसका मतलब आज मैन्युफैक्चरर ने तो ये सारे खर्चे कर लिए हैं, उसने तो अपनी जेब से ये सबको बांट दिया लोगों को रुपए। 1 रुपए एक ब्रेड पैकेट के पीछे लाख रुपए में लाख रुपए रेंट दे दिया, जिसकी जगह थी उसने लाख रुपए कमा लिया। उसको इस बात से मतलब नहीं आपका ब्रेड बन रहा है बिक रहा है, वो आप जानो आपका काम जाने। मार्केट में एक व्यक्ति ने लाख रुपए रेंट का कमा लिया। ठीक उसी प्रकार से ये रेंट की कमाई हो गई, ठीक उसी प्रकार से पैसे की जरूरत थी, कोई खुद का पैसा लगाएगा, कोई दूसरों से पैसा लेके लगाएगा, पर जो भी पैसा लेके लगा रहे हो तो आज इंटरेस्ट एक एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आज ये वो वाला हो गया कैपिटल, और यानी 2 4 4 रुपए तो ये फैक्टर्स में बढ़ गए। उसके बाद ये 2 रुपए ये चाह रहा है, 2 रुपए ये चाह रहा है, 2 रुपए ये चाह रहा है, ये सब क्या है, ये सब उनके बिजनेस करने की वजह से वो प्रॉफिट चाह रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो भी प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट आज इन्हीं लोगों में बटा। आज रेंट के नाम पे कंट्री में कुछ पैसा बटा, चाहे ये प्रोडक्ट बना रहे कि नहीं बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको तो पैसा मिल गया। आज कंट्री में सैलरी के नाम पे कुछ पैसा बटा, आज कंट्री में इंटरेस्ट के नाम पे पैसा बटा, और आज प्रॉफिट के नाम पे कुछ पैसा। तो ऐसा करके टोटल कंट्री में उस ब्रेड के पीछे कितने रुपए बटे, 20 रुपए बटे। तो जब यही नेशनल इनकम मुझसे पूछा जाए कि भैया कंट्री वालों ने कितना कमाया एक ब्रेड बना के, द आंसर इज 20 रुपीज। लेकिन मैं पूछता हूं अगर मार्केट में कितना, क्या मार्केट में आपको वो चीज 20 में मिल रही है, कंज्यूम करने वाले ने वो चीज कितने में खरीदी, तो आंसर आया 22 रुपए। अब अगर सपोज कंट्री में 1 लाख ब्रेड पैकेट बने तो अब कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, ये डिपेंड करता है आपसे किस पे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये 1 लाख ब्रेड पैकेट लोग कितने में खरीदे, आंसर होगा 22 लाख। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्री में ये 1 लाख ब्रेड पैकेट बनाने में कितना बटा, आंसर इज 20 लाख। पर दोनों ही तो कंट्री की कमाई है, बस पूछने का तरीका अलग था। एक में पूछा गया कि कंज्यूमर ने कितने में खरीदा तो इनकम आ गई 22 लाख, वो हो गया एट मार्केट प्राइस, और एक पूछा गया
की प्रोडक्शन कितने में हुआ, फैक्टर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आंसर इज 20 लाख। तो जरा बताओ, आज मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, आज मार्केट प्राइस से अगर प्रोडक्ट के फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो क्या तरीका है? इसमें से हम टैक्स माइनस कर दें, 22 रुपए में 2 रुपए घटा दे, विल गेट 20 रुपीज। तो वही चीज हमारा आ जाएगा जीडीपी, जीएनपी, जो भी चीज पूछ रहा है एट फैक्टर कॉस्ट, हाँ या ना? तो यानी मार्केट प्राइस में आज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने से वी में अराइव एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब एक सवाल उठा, विल फैक्टर कॉस्ट बी ऑलवेज लेस देन द मार्केट प्राइस? Will factor cost will always be less than the market price? Yes or no? Yes or no? The answer is 100% no. क्यों? तो आज अगर कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स लगाए जाते तो कुछ प्रोडक्ट पे सब्सिडीज भी दी जाती। फॉर इंस्टेंस, एक प्रोडक्ट बनाने की पूरी कॉस्टिंग, प्रॉफिट सब जोड़ के 100 रुपए आता है। अब जब वो प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए है तो दुकानदार ऑब्वियसली 100 रुपए ही डिमांड करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और प्रॉफिट सब जोड़ के इतना उसे चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलती भैया ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा काम है, हेल्थ अच्छा काम है, तुम ये 60 रुपए में करो। मैं बोला भैया कहां से 60 रुपए, मैं तो ऑलरेडी फैक्टर्स में 100 रुपए बांट रखा हूं, किसी को लेबर को सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब बांट चुका मैं। 100 रुपए मार्केट में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मुझे 100 रुपए चाहिए, उससे 1 रुपए कम नहीं लूंगा। गवर्नमेंट बोलती है ऐसा मत कर, तू कस्टमर को 60 रुपए में ही दे। मैं बोला मैं लॉस नहीं करने वाला, इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है, 40 रुपए सब्सिडी रख, कस्टमर को वो चीज 60 में ही मिलनी चाहिए। अब ऐसे इंस्टेंस पे व्हाट इज द मार्केट प्राइस? व्हाट इज द मार्केट प्राइस? कस्टमर जितने में वो चीज खरीद रहा, तो कस्टमर ने वो चीज कितने में खरीदी? 60 में। लेकिन व्हाट कितना बटा लोगों में? बटा तो 100, तो फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया? 100। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही हो। अगर प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे दिया जाएगा तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम भी हो सकता। तो आज एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला अगर बनाना हो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का, व्हाट विल बी द कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला? आज इसी में अगर मैं ऐसा करूं तो दिस विल बिकम द फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट प्राइस में टैक्स घटाऊं और सब्सिडी जोड़ूं। अब दो में से एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, बट अगर दोनों दे भी दिया क्वेश्चन में तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कि आज मार्केट प्राइस में टैक्स घटाओ और सब्सिडी जोड़ो, तो व्हाट विल अराइव इज एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो जरा बताओ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फॉर्मूला बता दो। प्लस सब्सिडी। जरा मेरे को जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला तो बताओ। यही होगा। जरा मेरे को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला तो बता दो, बोलो। या इसी को मैं बोल सकता हूं, बोल सकते हैं, या और इसको बोल सकते हैं, बन सकता है। हजारों फॉर्मूले बन सकते हैं, ये एक एक बैठ के याद करेंगे अपन? नहीं करेंगे ना। तो अल्टीमेटली यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी है। जब मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, व्हाट यू गेट इज फैक्टर कॉस्ट। करेक्ट। तो अब इससे हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल दिया और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल दिया। अब सवाल है, ये तो इतनी सारी चीजें पढ़े, व्हाट इज नेशनल इनकम? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसी को
नेशनल इनकम बोला जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आपको बोले कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, उसमें क्या पूछ रहा? तो नेशनल इनकम जब भी पूछे मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो पूछ रहा है वो आपकी नेशनल इनकम रहती है। क्लियर? तो पूरा हमने मार्केट प्राइस का कंसेप्ट, फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म कर लिया। तो अब इसकी थ्योरी आप पढ़ लेंगे, करेक्ट? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और जी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसको आप रीडिंग लेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कंप्लीट।